हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं बंटी कुमार गुप्ता राजस्थान सीएचओ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके लेक्चर्स को लेके आपके सामने रिप्रेजेंट हूँ। काफ़ी दिनों के बाद हमारे इंस्टीट्यूट से आज काफ़ी समय के बाद क्लासेस जो है वो पब्लिश हुई है और उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं जो अभी डिस्कस नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आने वाले अब जितने भी आपके लेक्चर्स हैं रिलेटेड टू नॉर्थ साइड डिक्लेयर हो चुका है, डीएसएस भी डिक्लेयर हो चुकी है और ईएसआईसी के लिए अभी हमने इसलिए ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है क्योंकि उसका कोई भी ऑथेंटिक जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश नहीं हुआ है। इस वजह से उस के बारे में अभी कोई भी चर्चाएं जो है वो वाइटन नर्सिंग एकेडमी की तरफ से नहीं की गई है। तो आज के पेपर्स के लेवल को देखते हुए पहले मैं आपको बता दूं कि एवरेज जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आज के पेपर में हुए थे। और सीएचओ का जो ये पेपर आज हुआ है, ठीक है, 3 मार्च को, ये जहाँ तक जो नेशनल हेल्थ मिशन का जो पेपर था पिछले मंथ में, उसी से कुछ सिमिलर मिलते जुलते जो है वो पेपर का पैटर्न रहा है। काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड पेपर रखा है और आई थिंक इसका जो कट ऑफ है वो भी बिलो 60 ही जाने वाला है। और बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो रिमार्केबल है वो हम नोटिफिकेशंस जो हैं वो कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड कर देंगे, तो वो आप ज़रूर विजिट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो सेशंस आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शंस में उसे रख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के आपके सेशंस का जो राजस्थान सीएचओ का एग्जाम है उसका पहला क्वेश्चन ये रहा। सो फर्स्ट क्वेश्चन राजस्थान सीएचओ को लेके तो हम देख रहे हैं, ठीक है, राजस्थान सीएचओ एग्जाम, ठीक है, जो आज ही हुआ है 3 मार्च को, ठीक है। देखिए, हमने कोशिश की है इस पेपर को सोल्व करने की। अगर कोई भी क्वेश्चंस जहां मुझे डाउटफुल था, ठीक है, तो वहां मैं आपको बता दूंगा, तो वो बेसिस रहेगा आंसर की के ऊपर, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था मिनिमल एंटीनेटल विजिट्स रिकमेंडेड आर, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए और इसका राइट आंसर रहेगा मिनिमम एंटीनेटल विजिट्स कितनी होती है, 4 होती है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी अडोप्टेड बाय, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड, ठीक है। तो इन्होंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपको स्ट्रेटेजी जो योजनाएं हैं वो आइडेंटिफाई करनी है जो अडॉप्ट की गई हैं नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड के द्वारा फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, ठीक है, फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या राइट आंसर रहने वाले हैं आपके। तो प्रेरणा स्ट्रेटेजी ये भी इसमें इंक्लूडेड है, आशा स्कीम इसमें इंक्लूडेड नहीं है, नेशनल हेल्पलाइन भी है और संतुष्टि स्ट्रेटेजी भी इसमें इंक्लूडेड है। संतुष्टि स्ट्रेटेजी का मतलब ये हो गया कि इसमें प्राइवेट जो पीपीई मोड पे जो है वो स्टेलाइजेशन मेथड जो है यूज की जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का रहेगा 1, 3, 4, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर जननी सुरक्षा योजना JSY assistance given to the mother in low performance state in urban area, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जननी सुरक्षा योजना जो है उसके अंतर्गत जो लो परफॉर्मेंस स्टेट्स होते हैं वहाँ पे असिस्टेंट्स जो हैं उनको शहरी क्षेत्रों में जो माता को दी जाने वाली राशि, सहायता राशि जो है वो कितनी होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। लो परफॉर्मेंस स्टेट और हाई परफॉर्मेंस स्टेट दो होते हैं। तो लो परफॉर्मेंस स्टेट्स के बेसिस पे जो JSY है उसके अकॉर्डिंग कितनी राशि जो है वो दी जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 1000 रुपये, ठीक है। अगर आपसे रूरल की पूछता तो 400 होती, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या रहेगा, 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा, आउट ऑफ 100 फैक्ट्री वर्कर्स जिसमें 18 जो वर्कर्स हैं स्मोकर हैं और 82 आर नॉन स्मोकर है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये आपको डाटा दिया गया है इसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कौन से चार्ट से आप कर सकते हो।
तो लाइन डायग्राम, ठीक है, हिस्टोग्राम, बार चार्ट या फिर पाई चार्ट। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में 100 वर्कर्स हैं, 18 स्मोकर हैं, 82 नॉन स्मोकर हैं, ठीक है। तो आप इसको बार चार्ट से क्या कर सकते हो, इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो बार चार्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द सोर्स ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है हेल्थ इंफॉर्मेशन को लेके। सेंसस इज डन आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, बिल्कुल करेक्ट है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस इज मोर रिलायबल फॉर बर्थ एंड डेथ रेट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नोटिफिकेशन ऑफ ए डिजीज इज ए वैल्यूएबल सोर्स ऑफ मॉर्बिडिटी डाटा, ठीक है। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, ये तो सही है, लेकिन एंड हैज बीन डन विथ इन 30 डेज, ये रॉन्ग है। कितना दिन है, 21 डेज है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है, द मेन ड्रॉबैक हॉस्पिटल डाटा इज दैट इट इज ओनली टिप ऑफ आइसबर्ग, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राइट आंसर आपका यहाँ इस क्वेश्चन का आपका रहेगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज इज वैल्यूएबल सोर्स ऑफ मॉर्बिडिटी डाटा, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका रहेगा 1 2 3 5, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर आपसे पूछा गया है, जो कैरेक्टराइज करता है डिक्रीज बोन मास। बोन मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, चांसेस किसके बढ़ रहे हैं, फ्रैक्चर के। तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा आपका, ओस्टियोपोरोसिस। डाउट यहाँ पे नहीं होने वाला है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी नहीं होगा और अर्थराइटिस भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ओस्टियोपोरोसिस यहाँ पे करेक्ट जाने वाला है। अब देखिए एनएचएम से आपके क्वेश्चन आ गए हैं, मैचिंग कर ध्यान से क्वेश्चन है, देखिए। मैच लिस्ट 1 to 2, एक तरफ आपके हेल्थ इंडिकेटर हैं, सेकंड तरफ आपके सब इंडिकेटर, आपको मैच करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मोर्टालिटी इंडिकेटर, ठीक है। मोर्टालिटी इंडिकेटर्स जो हैं, ठीक है, मोर्टालिटी जो इंडिकेटर है इसको आपको कनेक्ट करना है किसके साथ, तो ये कनेक्ट होगा आपका पॉपुलेशन बेड रेशो के साथ। मॉर्बिडिटी जो है इंडिकेटर, ये आपका होगा हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ। डिसेबिलिटी जो रेट है ये ऐड होगी आपकी एज स्पेसिफिक डेथ रेट के साथ। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, ये इस तरह से नहीं होगा। अब देखिए, सॉरी फॉर करेक्शन, है मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स जो हैं वो आपके कनेक्ट होते हैं किससे, एज स्पेसिफिक डेथ रेट के साथ। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर किससे कनेक्ट होंगे, इंसिडेंस और प्रिविलेंस के साथ। डिसेबिलिटी रेट आपका किससे कनेक्ट होगा, तो डिसेबिलिटी रेट जो है वो आपका कनेक्ट होने वाला है हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ। और हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स जो है वो आपका कनेक्ट होगा सेकेंड नंबर के साथ, ठीक, यानी पॉपुलेशन बेड रेशो के साथ। तो इस तरह से आपका 7 नंबर का जो इक्वेशन है इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा रहने वाला है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर में, तो मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है ये है, विच आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस अप्रूव फॉर यूज ऑफ 10 ईयर, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 10 ईयर्स के लिए कौन सी आईसीडी जो है वो अप्रूवल है, ठीक है। तो कॉपर टू T380A यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, कॉपर T380A। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे फॉल्स यानी रद्द कर दिया जाएगा। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इन्होंने पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। तो देखिए डाम्पा, रिपोर्ट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट जिसको अंतरा भी बोलते हैं, और नेट EN, ये तीनों ही ऑप्शंस जो हैं वो इंजेक्टेबल हैं सिवाय छोड़ के छाया को, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट यहाँ पे दिया नहीं है, विच ऑफ फॉलोइंग इस तरह से इन्होंने आंसर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये ऑप्शन आपके जो है क्वेश्चन जो है वो आपका करेक्शन में जाने वाला है, ठीक है, बोनस आपको मिल सकता है।
ठीक है, क्योंकि इंजेक्टेबल में देखिए अंतरा भी है जिसका नाम डाम्पा है, और नेटियन क्योंकि डाम्पा का ब्रांड नेम जो है वो अंतरा ही है, ठीक है, और नेटियन भी इंजेक्टेबल होती है। छाया जो है वो पिल्स है, ठीक है, तो इन्होंने एक्सेप्ट यहाँ पे दिया नहीं था, अगर एक्सेप्ट होता तो राइट आंसर आपका छाया हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन राजस्थान, यानी विश्व धरोहर स्थल कितनी है, तो 9 है। कितने हैं, 9, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 नंबर, देखिए मैथ्स लिस्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से हार्मोन से रिलेटेड आपको टारगेट पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको अपन क्लियर करते हैं। 11 नंबर में गोनाडोट्रोपिन जो है वो किससे कनेक्ट होगा, आपका ओवेरीज। किससे कनेक्ट होगा, ओवेरीज। फिर बात कर लेते हैं एल्डोस्टेरोन की, एल्डोस्टेरोन किससे कनेक्ट होगा, रीनल ट्यूबिल्स। ग्लूकागोन आपका किससे कनेक्ट होगा, तो लीवर सेल्स। किससे कनेक्ट होगा, लीवर सेल्स। और कोलेसिस्टोकाइनिन किससे होगा, गोल ब्लैडर से। तो राइट आंसर आपका 11 में कौन सा रहने वाला है, सी रहेगा। कौन सा रहेगा, सी रहेगा, क्योंकि एक तरफ आपको हार्मोन दिए हुए हैं और एक तरफ आपको टारगेट सेल्स दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेजा डैम जो है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो कोठारी रिवर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, भीलवाड़ा। कहाँ पे हुआ है, भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैगलाइन आपसे पूछी गई है अन्नपूर्णा रसोई योजना की, जो कि राजस्थान में स्टार्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है अन्नपूर्णा जो रसोई योजना है, टैगलाइन आपसे पूछी गई थी राजस्थान की, तो फूड फॉर ऑल, रेस्पेक्ट फॉर ऑल, तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पोस्ट नेटल पीरियड एक्सेप्ट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो पोस्ट नेटल पीरियड के आपको कॉम्प्लिकेशंस बताने हैं सिवाय एक को छोड़ के। ठीक है, तो परप्यूरल सेप्सिस सेप्सिस भी होता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी होता है, सेकेंडरी हेमरेज भी होगा, प्री एक्लेम्सिया आपका यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएगा, पोस्ट नेटल पीरियड कॉम्प्लिकेशन में प्री एक्लेम्सिया आपका रॉन्ग आंसर है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन ए विलेज पॉपुलेशन 5000 है, 50 पीपल जो है वो गेट अफेक्टेड बाई ए डिजीज। ठीक है, और अफेक्टेड डाइड कितने हो गए आपके यहाँ पे, 25। कितने हुए हैं, 25 जो पर्सन है वो यहाँ पे आपके डाई हो गए। तो केस फर्टिलिटी रेट यानी CFR आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, CFR आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। सॉरी फॉर करेक्शन, यहाँ पे आपके 10 पीपल्स डेड हो गए, 10 पीपल्स जो है वो डाइड हो गया। ठीक है, तो CFR आपसे पूछा गया है केस फर्टिलिटी रेट कितना रहेगा। तो देखिए जितने लोग अफेक्टेड होते हैं, सॉरी जितने लोग डेथ होते हैं, ठीक है, उनमें आपको बिल्कुल जितने लोग डाइड होते हैं उसमें से अफेक्टेड को तो आपको डिवाइड करना होता है, तो 0.5% यहाँ पे आपका राइट आंसर आने वाला है। बिल्कुल करेक्ट है, 0.5% जो है वो केस फर्टिलिटी रेट रहने वाला है, ये आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट येलो फीवर ट्रांसमिट बाई एडीज। करेक्ट, बिल्कुल सही है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका 10 to 14 डेज, इट कोज फ्लैवी वायरस, ये भी सही है। इंसिडेंस इज इंक्रीज बाई ह्यूमिडिटी। ठीक है, इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंसिडेंस इज इंक्रीज बाई ह्यूमिडिटी, तो 16वें में जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा
तो देखिए इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो इसका गलत है, 10 to 14 डेज येलो फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, एडीज से ये ट्रांसफर होता है, फ्लैवी वायरस से ये होता है, और इंसिडेंस इसके इंक्रीज होते हैं ह्यूमिडिटी से। तो ये 1 2 3 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर जाने वाला है, ठीक है। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, सोलवे में डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्या है, कंप्लीट involution of uterus to its pre-pregnancy stage of delivering, ठीक है, डिलीवरिंग प्लेस बाय 6 वीक, यहाँ पे आपका राइट आंसर। कंप्लीट इन्वोल्यूशन पूछा है आपसे यूट्रस का आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा 6 वीक, यानी 42 डेज जो है वो टाइमिंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो विच इज नॉट ए हाई रिस्क प्रेगनेंसी, सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी नहीं है, तो प्राइमी ग्रेविडा वुमेन्स ओवर 30 ईयर्स, ये तो हाई रिस्क ही है, एनीमिया भी है, ट्विन प्रेगनेंसी भी है, लेकिन प्रीवियस वेजाइनल डिलीवरी जो हुई है इसको हाई रिस्क में नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी रह जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ्स लिस्ट फिर से आपका आ गया है, और यहाँ पे स्क्रीनिंग और टेक्निक यूज पूछा गया है। तो ब्रेस्ट कैंसर किसके लिए करता है, तो ब्रेस्ट कैंसर में आपका मेमोग्राफी हो जाएगा, सर्वाइकल कैंसर में आपका पेपिस्मेयर हो जाएगा, कोलोरेक्टल कैंसर के लिए सिग्मोइडोस्कोपी हो जाएगी, और लंग कैंसर के लिए आपका लो डोज हेलिकल सीटी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है क्या रहेगा, डी रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर ट्रू फॉर कैंसर, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, ये सही है बिल्कुल। मोस्ट कॉमन कैंसर डायग्नोसिस ब्रेस्ट कैंसर, ये भी सही है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू कैंसर इज लीवर कैंसर, ये गलत है। ग्लोबल बर्डन ऑफ कैंसर वाज अराउंड 20 मिलियन इन 2020, ये भी सही है। कैंसर इज द 6th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, ये गलत है, 6 लीडिंग नहीं है, ये 2nd या 3rd लीडिंग कॉज रहता है डेथ का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, तो याद रखना है कौन कौन से हैं, तो 1 2 और 4। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच लिस्ट 1 से फिर से सेकंड में आपको मैच लिस्ट मैच करना है। 21 आपका क्वेश्चन है। 21 में देखिए, लिनोलेनिक लिनोलिक जो एसिड है इसको आपको मैच करना है डाइटरी सोर्स के साथ। इस तरफ आपके एसेंशियल फैटी एसिड है और इस तरफ आपके डाइटरी सोर्स है, आपको मैच करना है, ठीक है, सॉरी। तो लिनोलिक जो एसिड है ये होता है सैफलोवर ऑयल में। आर्किडोनिक जो एसिड है ये आपका मैच करेगा मीट के साथ डाइटरी सोर्सेज में। लिनोलेनिक एसिड जो है, ठीक है, लिनोलेनिक जो एसिड है ये सोयाबीन ऑयल में होगा। और इकोसेप्थोनिक जो एसिड होता है, ठीक है, इकोसेपेंटाटोनिक जो एसिड है, टोनिक जो एसिड है, ये आपका करेक्ट होगा फिश ऑयल के साथ। किसके साथ कनेक्ट होगा, फिश ऑयल के साथ। तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, सी रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, एस्टिमेट नंबर ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ सब सेंटर विलेज विद बर्थ रेट 25 पर 1000, क्या दिया हुआ है आपसे, यहाँ पे आपको बीआर दिया हुआ है, बर्थ रेट आपको दिया हुआ है 20 पर 1000 पॉपुलेशन पे पहले से ऑलरेडी, और पॉपुलेशन सब सेंटर की कितनी है, 5000 है। आपको क्या पूछ रहा है ये कि गांव के उपकेंद्र की संभावित जन्म संख्या दर का आकलन कीजिए, ठीक है, ठीक है, ये आपको आंकलन करना है, ठीक है। और जन्म दर यहाँ पे 25 प्रति हजार है, तो उपकेंद्र का जनसंख्या 5000 है, तो यहाँ पे कितनी होगी आपकी बताइए। तो राइट आंसर इसका राइट आंसर रहने वाला है 125 जो है वो राइट आंसर रहेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 year old baby brought to your by her mother with complaint of cough and cold, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था ये। देयर इज नो चेस्ट वीजिंग, ध्यान से पढ़िए, सिर्फ कफ और कोल्ड है, चेस्ट वीजिंग नहीं है,
रेस्पिरेटरी 38 पर मिनट नॉर्मल है, देर इज नो चेस्ट इनरोविंग, एंड व्हाट इज योर डायग्नोसिस। ठीक है, तो देखिए हेल्थी चाइल्ड तो ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसको कफ और कोल्ड है। सीवियर निमोनिया भी आप नहीं कह सकते इसको, निमोनिया भी इसको नहीं कह सकते। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या रहेगा, नो निमोनिया, यहाँ पे आपका डायग्नोसिस होगा। क्लियर, तो 23 में आपका राइट आंसर रहने वाला है ए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्योंकि निमोनिया होता है तो इसकी रेस्पिरेशन रेट में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई स्टेटमेंट विच आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का इन्होंने एब्जॉर्प्शन यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया है। लार्ज इंटेस्टाइन सम मिनरल्स ड्रग्स एंड वाटर आर एब्जॉर्ब, एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स एल्कोहल टेक प्लेस बाय म्यूकोसा इन माउथ एंड लोअर साइड ऑफ ट्रंक। बिल्कुल करेक्ट है, कुछ जो ड्रग्स होती है वो लोअर साइड ऑफ ट्रंक से या फिर ग्लूकोज ऑफ माउथ में एब्जॉर्ब होती है, लाइक दैट जैसे नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सिंपल शुगर एल्कोहल टेक प्लेस इन द स्टोमक, ये भी बिल्कुल सही है। और सिंपल शुगर देखिए ग्लूकोज लैक्टोज ग्लाइकोजन आर एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। तो 24 में आपका राइट आंसर क्या रहेगा, पहला आपका गलत है, बाकी सारे आपके सही है। 2, 3, 4 इज द राइट आंसर सी। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में मिनरल्स की जगह विटामिन जो है वो होता है, ड्रग्स नहीं होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड नॉट बी यूज व्हाइल काउंसलिंग HIV पेशेंट। HIV पेशेंट में आप कौन सा स्टेटमेंट यूज नहीं करने वाले हैं, तो टेल अबाउट योर HIV स्टेटस टू योर सेक्सुअल पार्टनर, बिल्कुल सही है, बताना चाहिए। डोनेट ब्लड नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। डू नॉट शेयर नीडल एंड सिरिंज, ये भी सही है। इट्स ओके टू स्किप योर मेडिसिन, ये गलत है, मेडिसिन को आपको स्किप नहीं करना है। तो राइट आंसर आपसे पूछा था नोट पे, तो राइट आंसर आपका क्या जाने वाला है, ही जाएगा। प्रिवेंटिव मेजर्स टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन इन पॉपुलेशन इंक्लूड। आपसे प्रिवेंटिव मेजर्स पूछे जा रहे हैं जिससे आप कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस को क्या कर सकें, डिक्रीज कर सकें। तो इम्यूनाइजेशन ऑफ गर्ल्स विद MMR वैक्सीन, सप्लीमेंटेशन ऑफ आयरन एंड कैल्शियम टैबलेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कंट्रोल ऑफ मैटरनल डायबिटीज, टेकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल। अब आपसे क्वेश्चन, और चेकिंग फॉर फैमिली हिस्ट्री फॉर हीमोग्लोबिनोपैथी। ठीक है, अब यहाँ से ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि कॉन्जेनाइटल जो मॉल फॉर्मेशन है पॉपुलेशंस में जो हो रही है, इसको प्रिवेंटिव मेजर आप किस तरह से कर सकते हैं, उसका आपको डिक्रीज चांसेस पे एक आपको राइट आंसर देना था, 26 वाला। ठीक है, 26 में जो है वो राइट आंसर आपको देना है। तो देखिए पहला भी बिल्कुल सही है, 26 में फर्स्ट सही है। उसके बाद में सेकंड भी बिल्कुल सही है। आयरन और फोलिक एसिड, सॉरी आयरन और कैल्शियम टैबलेट देनी चाहिए प्रेगनेंसी में कंजेनाइटल मॉल फॉर्मेशन एंटीडी बचाने के लिए। MMR देनी चाहिए, कंजेनाइटल डिजीज वगैरह की इश्यू ना हो। ठीक है, और आपका फैमिली हिस्ट्री फॉर हीमोग्लोबिनोपैथी ये भी आपका चेक होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पे रहने वाला है ए। लेकिन फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन पे एक पॉइंट दे रहा हूँ कि आप इसका फाइनल आंसर आंसर की का ही माने। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है और मेरी टीम ने भी कोशिश की है। जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन हुआ है आज के पेपर्स में, कुछ क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस लगे हैं, तो सलाह मेरी तो यही है। बाकी हमारी तरफ से देखिए पूरी कोशिश थी। मैं आपको हमेशा कहता हूँ हमारी तरफ से जो भी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, हम दावा कभी नहीं करेंगे कि ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सिर्फ हमारा ये रहता है हम आपको राइट रेशनल देने की कोशिश करते हैं कि भाई जो ये क्वेश्चंस बैठ रहा है तो यहाँ पे जो लाइक डेट जो आपके आंसर सेट होते थे वो सारे यहाँ पे सेट किए हैं। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से आपका जो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर रहेगा वो ए आंसर रहने वाला है। ठीक है, बाकी फाइनल आंसर की ही आपका लास्ट सबमिशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 32 वीक की प्रेग्नेंट वुमेन है, कंप्लेंट कर रही है स्वलोन उसके फिट है, हेडेक है उसको, ब्लड विजन है,
ऑन एग्जामिनेशन सी हैज गेन्ड, यहाँ पॉइंट था ये, सी हैज गेन्ड 3 kg वेट इन 1 वीक, एक हफ्ते में उसने 3 किलोग्राम वजन वेट किया है। तो मोस्ट प्रोबेबल रीजन क्या रहेगा, तो आपको याद रखना है प्री एक्लेम्सिया। क्या रहेगा, प्री एक्लेम्सिया। अगर मतलब 1 वीक में इस लेडी ने 3 kg वेट गेन किया है, प्लस में इसके स्वलोन फीट भी है, हेडेक है, ब्लर विजन है, तो प्री एक्लेम्सिया के साइन यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर्स देखिए क्या है, इंसिडेंस इज नंबर ऑफ न्यू केसेस, बिल्कुल सही है, डिजीज अकरिंग इन डिफाइंड पॉपुलेशन एंड ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम। प्रिविलेंस इज द नंबर ऑफ ओल्ड केसेस एग्जिस्टिंग एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी सही है। प्रिविलेंस डिपेंड अपॉन द इंसिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, ये गलत है। तो 1 और 2 दोनों आपके यहाँ पे सही होने वाला है, सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। 29 देख लेते हैं, ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ इंडिकेटर एक्सेप्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हेल्थ इंडिकेटर कैसे होने चाहिए, देखिए, तो हेल्थ इंडिकेटर्स जो हैं वो आपके कैसे होने चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपसे एक्सेप्ट पे आंसर दिया गया है। इस पे आंसर दिया गया है एक्सेप्ट, आपको बताना है कि कौन सा एक्सेप्ट यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो वैलिडिटी होना चाहिए, रियल रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए और फिजिबिलिटी भी होनी चाहिए, लेकिन अफोर्डेबिलिटी ये यहाँ पे गलत आंसर है। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर प्रूडेंट डाइट एज पर WHO, ये आपसे क्वेश्चन है। तो डाइटरी फैट लिमिटेड 15 to 30% ऑफ टोटल डाइटरी डेली इंटेक, बिल्कुल सही है। फैट का जो लिमिटेशन है प्रूडेंट डाइट में अकॉर्डिंग WHO वो 15 से 30% ही रखा गया है। साल्ट इंटेक जो है वो डेली आपका जो है 5 ग्राम पर डे से कम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है नॉट मोर देन, ठीक है, तो ये भी सही है। और प्रोटीन शुड अकाउंट अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% ऑफ डेली इंटेक, ये भी सही है। ठीक है, तो राइट आंसर 30 का आपका राइट आंसर रहने वाला है ए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर पोस्टपार्टम IUCD इंसरेशन ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए पोस्टपार्टम IUCD इंसरेशन में क्या सही है हमें बताना है, गलत का आंसर। ठीक है, तो इनिशिएटिव स्टार्टेड टू प्रमोट स्पेसिंग मेथड, बिल्कुल सही है। ठीक है, IUCD इंसरेशन डन ओनली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये गलत आंसर। प्रॉपर्टी 380 इंसर्टेड, ये भी सही है। टू एड्रेस अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग, ये भी सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है IUCD इंसरेशन जो अपन मतलब पोस्टमार्टम में करते हैं PPICD, तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जरूरी नहीं है, ये CHC पे भी आप एप्लीकेबल है, CHC पे भी ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो IUCD इंसरेशन इज डन ओनली ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये गलत आंसर। ठीक है, बाकी सारे यहाँ पे सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर ESIC एक्ट 1948 स्टेट गवर्नमेंट शेयर द एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल केयर इज, मेडिकल केयर पे शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर कितना रहता है अंडर ESIC एक्ट, तो 1/8 रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा 1। 33 देखिए क्या है, Which of the following primordial prevention strategy is not for congenital heart defect? ठीक है, तो अब यहाँ देखिए प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी आपसे पूछी गई है, लेकिन जो नहीं है, तो टेक हेल्थी डाइट इंक्लूडिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ये भी सही है। प्रिवेंशन ऑफ टबाको यूज, ये भी सही है। मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन और डायबिटीज, ये प्रीमोडियल प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी में नहीं आता है। राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, डी रहेगा। बाकी जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हैं, ये सारी प्रीमोडियल प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी में आती हैं, लेकिन ऑप्शन डी आपका इसमें नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई स्टेटमेंट विच आर ट्रू विथ रेस्पेक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के फंक्शंस को लेके क्या क्या चीजें सही हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1500 से 1600 ml ब्लड इज फिल्टर्ड बाई किडनी पर मिनट, गलत आंसर है। 1.3 या 1 लीटर से लेके 1300 ml, 1.3 ml, इतना ही जो है यूनिट जो फिल्टर होता है, ये ऑप्शन आपका गलत है। प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स एब्जॉर्ब नियरली 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। और नियरली ऑल फिल्टर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय DCT, ये भी बिल्कुल सही है।
भाई नियरली जो फिल्टर्ड जो अमाउंट बच गए हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके डीसीटी से द्वारा। और कलेक्टिंग डक्ट्स जो है अलाउ करती है पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड मेडुलरी इंटरस्टिशियल कीप एंड ऑस्मोलरिटी, ताकि ऑस्मोलरिटी जो है वो कीप रहे, सलामत रहे। ठीक है, तो 2, 3, 4 यहाँ पे आपके ऑप्शंस करेक्ट हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत है। तो 34 का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट ट्रू फॉर टिटेनी। टिटेनी के लिए क्या सही नहीं है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर विद इंक्रीज बोन मास, ये गलत है, रेपिड स्पाज्म होता है, लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड से भी होता है। तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, बी, टिटेनी से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 इज मैच लिस्ट है। देखिए सर्वाइकल कैंसर जो है इसको आपको मैच करना है। तो सर्वाइकल कैंसर को हमने मैच कर दिया है पेपस्मेयर के साथ, ब्रेस्ट कैंसर को हमने मैच कर दिया है मैमोग्राफी के साथ, लंग कैंसर को हमने मैच कर दिया है चेस्ट एक्सरे के साथ सेकंड, और प्रोस्टेट कैंसर को प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन के साथ हमने सेट कर दिया है। तो 36 का आंसर आपका क्या रहने वाला है, सी रहेगा। 37 देखिए, अब 37 में क्या आंसर आने वाला है आपका 37 देखिए, विटामिन ए को मैच करिए। विटामिन ए किस में मैच होगा, सीरम रेटिनॉल सेकंड नंबर। ठीक है, प्रोटीन किस में होने वाला है, तो प्रोटीन आपका मेंटेन होगा थायराइड बाइंडिंग प्री एल्बुमिन। विटामिन के किससे होगा, विटामिन के होने वाला है आपके प्रोथ्रोम्बिन टाइमिन से, और नियासिन किससे होंगे, एन मिथाइल निकोटानामाइडिन यूरिन। ठीक है, तो 37 में आपका राइट आंसर जो है, 37 में राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, बी रहेगा। प्रिवेंटिव मेजर टू रिड्यूस द चांस ऑफ कैंसर इंक्लूड, आपसे ये पूछा गया है कैंसर के ऊपर कि कैंसर के चांसेस को आप किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, उनके प्रिवेंटिव मेजर्स बताइए, वो आपको बताना है। इंक्लूड किया है तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल सही है, अवॉइडेंस टोबैको स्मोकिंग ये भी सही है, डाइट इंक्लूडिंग फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स ये भी सही है, रेगुलर हेल्थ चेकअप ये भी सही है, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट एचपीवी ये भी सही है। तो सारे के सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंटरफीट मेडिसिन आर, नकली मेडिसिन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काउंटर मेडिसिन से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है, क्या है ये पूछा है। तो देखिए, मेडिसिन विच आर मिसलेबल बिल्कुल सही है, मेडिसिन विच हैव करेक्ट इंग्रेडिएंट्स 39 जो क्वेश्चन है ठीक है, तो मेडिसिन विच हैव करेक्ट इंग्रेडिएंट्स ये गलत है। ठीक है, देयर इज नो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन मेडिसिन ये भी बिल्कुल सही है, इसमें जो एक्टिव सॉरी जो ग्रेडिएंट्स होता है वो नो एक्टिव होता है। ठीक है, देयर इज रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स इन मेडिसिन, तो ये तो देयर इज रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स इन मेडिसिन ये भी सही है, और द मेडिसिन इज सफिशिएंट क्वांटिटी तो सफिशिएंट क्वांटिटी में ये नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। सफिशिएंट क्वांटिटी में काउंटरफिट मेडिसिन कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, 1, 3, 4, इस राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ काउंटरफिट मेडिसिन और एक फ्रॉडुलेंट करके मेडिसिन होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है कि काउंटरफिट मेडिसिन कभी भी क्वांटिटी में सम नहीं होगा, मतलब इक्वल नहीं होती है, या फिर सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होती। वर्ल्ड होम्योपैथिक डे जो है वो सेलिब्रेट कब करते हैं, तो 10 अप्रैल को करते हैं, याद रखना। विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी यूज एज पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, तो देखिए इंट्रायूटेराइन डिवाइस भी यूज होती है, ओसीपी भी यूज होती है, लिवोनोगेस्ट्रोल और मीफीप्रेस्टोन भी यूज होती है। तो 1, 2, 3 राइट आंसर आपका रहने वाला 41 में डी। ठीक है, सारी चीजें जो हैं वो पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन में यूज होती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइटल नर्सिंग एकेडमी। वाइटल नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज जो सीएचओ का एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे हुए उन एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, ठीक है, और जो उसका सॉल्यूशन है वो हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे इस वाइटल नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो ज़रूर चैनल पर अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए
और ऐसे ही आगे और वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले और आपका जो है पूरा फ़ायदा उठा सके। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस ये है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टेराटोजन्स लीडिंग टू कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज एक्सेप्ट। ओके, एक को छोड़कर बाकी सारी ऐसी ड्रग्स है या ऐसी टेराटोजन्स है जो क्या करती हैं, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज बच्चे के अंदर करती है। ओके, ऐसी कौन कौन सी है? ऑप्शन ए दे रखा है टिटेनस, रेडिएशन, टोबैको कंजप्शन, थैलेमाइड, और ये ऑप्शन दे रखा है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए जो है टेटनेस, तो टेटनेस अपन देते हैं प्रेगनेंसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर टीटी का। तो इसमें ऑप्शन जो आपका राइट जाएगा दैट इज द ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सारी जो मेडिकेशंस है, ओके, इसमें अपन जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है राइट जाएगा। ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी जितनी भी है, जैसे रेडिएशन है, टोबैको कंजप्शन है और थैलेडोमाइड है, ये सारी मेडिकेशंस और टोबैको कंजप्शन वगैरह क्या करवाते हैं, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज करवाते हैं बच्चे के अंदर, फीटस में। बाकी वाली जो टेटनस है ये कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज नहीं करवाती, इसलिए ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेकंड 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेस्पेक्ट टू न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिलेट्स, वैल्यू पर 100 ग्राम्स, विच स्टेटमेंट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ओके, यहाँ जो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे जो मिलेट्स दे रखे हैं, इन मिलेट्स के अकॉर्डिंग 100 ग्राम्स के अकॉर्डिंग कितना पर 100 ग्राम में जो है क्या क्या अमाउंट जो है मिलेट्स में आपको देखने को मिलता है। ओके, कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है वो बताने आपको। कि बाजरा हैज 11.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अगर मान लो मतलब 100 ग्राम, अगर मान लो 100 ग्राम जो है आप बाजरा लेते हो, ओके, डाइट में, तो उससे आपको लगभग 11.6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। दिस इज द राइट। ओके, ज्वार हैज 72.6 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, 100 ग्राम ज्वार लेने पर आपको लगभग 72.6 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और रागी हैज 344 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड करती है। अगर 100 ग्राम आप डाइट के अंदर रागी जो है ऐड करते हो तो ये आपको इतना देती है। तो आपके ऑप्शन जो है ये तीनों ही राइट आंसर है, तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है। बाजरा जो है लगभग 11.6 ग्राम प्रोटीन देता है, ज्वार जो है वो लगभग 72.6 ग्राम जो है आपको कार्बोहाइड्रेट देती है, और रागी जो है 344 mg ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड करती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका राइट जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों ही जो है 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू मिलेट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन स्पीसीज और रेस, ओके, बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज कॉल्ड। ओके, इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन स्पीसीज या ह्यूमन रेसेस जो है उनका इंप्रूवमेंट करते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं यूजेनिक्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूजेनिक्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स। ओके, मानव जाति का चयनात्मक प्रजनन द्वारा जो सुधार कहलाता है, जो अपन सुधार करते हैं ब्रीडिंग के अंदर, सेलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर, ओके, तो उस स्पीसीज को या उस रेसिस के जो इम्प्रूवमेंट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं यूजेनिक्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, 44 के अंदर आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है एक्सियल स्केलेटल इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ। ओके, एक्सियल जो स्केलेटल है, ओके, ये किन से मिलकर बना हुआ है? आपके स्कल से, वर्टिब्रल कॉलम से। ऑप्शन ए दे रखा है स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये दोनों मिलाकर जो है एक्सियल स्केलेटल बनाते हैं। या फिर वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम, ये तीनों मिलाकर एक्सियल स्केलेटल बनाते हैं। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम ये मिलकर बनाते हैं। या फिर स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स ये बनाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। स्कल भी आती है, वर्टिब्रल कॉलम भी आता है, रिब्स और स्टर्नम, ये चारों मिलकर जो है आपका एक्सियल स्केलेटल बनाते हैं। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला जो पेज है अपना, अगला जो क्वेश्चन है
46 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। मिल्क ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट, मिल्क जो है कौन कौन से इनमें से इन्फेक्शन जो है वो मिल्क के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, एक को छोड़कर। ओके, बाकी सारे के सारे जो है मिल्क ट्रांसफर करता है। क्यू फीवर, टाइफाइड फीवर, ओके, ब्रुसलोसिस और एंडेमिक टाइफस। तो इनमें से जो हम देखें तो आपका 46 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा डी, डी को छोड़कर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंडेमिक टाइफस को छोड़कर बाकी क्यू फीवर, ओके, टाइफाइड फीवर और ब्रुसलोसिस जो है ये तीनों, ब्रुसिलोसिस, ये तीनों जो कंडीशन है ये मिल्क के थ्रू ट्रांसमिट होती है। और जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो मिल्क के थ्रू ट्रांसमिट होकर जो है डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो क्यू फीवर है, ब्रुसलोसिस है और टाइफाइड है, ये तीनों जो है मिल्क के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। और एंडेमिक टाइफस जो है वो मिल्क के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ ऑप्शन कौन सा आपका राइट जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, सेलेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, एंटीनेटल केयर के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव जो है वो करेक्ट है, उनको सेलेक्ट करना है। कि देखो, एक तो क्या है, प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ द वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंटीनेटल केयर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो प्रेगनेंसी के टाइम में वुमेन जो प्रेग्नेंट है उनकी हेल्थ को जो है प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना और हेल्थ को मेंटेन रखना। ओके, ये इसके ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, टू इंश्योर एट लीस्ट वुमन विजिट टू गायनेकोलॉजिस्ट बाय द प्रेग्नेंट वुमन। ओके, ये इंश्योर करना, टू इंश्योर एटलीस्ट 20 विजिट। ओके, सॉरी, एटलीस्ट 20 विजिट दे रखा है यहाँ पर कि एक फीमेल जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसको लगभग गायनेकोलॉजिस्ट के साथ जो है 20 विजिट करनी चाहिए। ओके, तो ये रॉन्ग आंसर है, 20 विजिट नहीं। अकॉर्डिंग टू WHO तो 4 विजिट होती है और नॉर्मली अगर हम देखें तो लगभग 11 से लेकर 13 विजिट के आसपास जो अपन विजिट करवाते हैं। नेक्स्ट है, टू डिटेक्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड गिव देम स्पेसिमेन अटेंशन। ओके, ये भी करते हैं कि कोई ऐसी प्रेगनेंसी जो हाई रिस्क तो नहीं है और उसके ऊपर स्पेशली अटेंशन देता है, जैसे एनीमिक है या हाइपरटेंशन वाली जो है ये हाई रिस्क वाली होती है, एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया फीमेल वगैरह है, डायबिटीज वाली है, तो ये हाई रिस्क के अंदर आ गई, तो उनके ऊपर स्पेशली अटेंशन दिया जाता है। टू रिमूव एंग्जाइटी एंड फॉर एसोसिएटेड विथ डिलीवरी, डिलीवरी से रिलेटेड अगर कोई एंग्जाइटी वगैरह है तो उसको भी जो है अपन रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो वो एजुकेशन के द्वारा हेल्थ एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करके और उसको काउंसलिंग करके जो है अपन ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इनमें से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव उनको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए दे रखा है जिसमें आपके 3 और 4 नंबर। ओके, तो 3 नंबर में क्या है, ये दे रखा है, और 4, तो हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा रॉन्ग ऑप्शन है, तीसरा भी सही है और चौथा भी जो है ऑप्शन सही है। तो हम कह सकते हैं 1, 3 और 4। ऑप्शन 1 इज राइट, ऑप्शन 1 जो है वो भी राइट है, ऑप्शन सेकंड जो है रॉन्ग है, ऑप्शन थर्ड भी राइट है, ऑप्शन 4 भी राइट है। तो यहाँ पर ऑप्शन ऐसा कौन सा दिख रहा है इनमें से, तो इनमें से ऑप्शन डी जो है उसमें आपका 1, 3 और 4, ओके, ये तीनों ही आ गए। ओके, ये ऑप्शन 3 एंड 4 दे रखा है पर 1 भी सही है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पे 3 एंड 2 दे रखा है, सॉरी 1 एंड 2 दे रखा है, तो 1 तो सही है पर 2 रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 20 विजिट के आसपास बोला है, तो एटलीस्ट 20 विजिट नहीं होती है, 13 विजिट के आसपास अपन करवाते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर 2 नंबर दे रखा, 1 छोड़ दिया है, तो 1 इज द करेक्ट है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, तो इसलिए 1, 3 एंड 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राइट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, ये है, ऑल आर द डेंजर साइन ड्यूरिंग लेबर एक्सेप्ट। ओके, सभी जो है डेंजर साइन है लेबर के टाइम में, एक को छोड़। प्रोलैप्स ऑफ कोड, ओके, कोड का प्रोलैप्स, अम्बिलिकल कोड का प्रोलैप्स हो जाना, ओके, ये भी एक डेंजर साइन है। एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज्यादा ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ये भी एक डेंजर साइन है। ओके, स्लगिश पेन आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये भी देखो, अगर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है तो भी एक डेंजर साइन में जाता है। और दूसरा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ओवर 110 mm ऑफ एचजी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है मोर देन 110 mm ऑफ एचजी बोला है, तो दैट इज ओके। तो अपन नॉर्मल भी कितना मानते हैं, 120/80 mm ऑफ एचजी नॉर्मल मानते हैं। ओके, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से ऊपर है तो नॉर्मल कंडीशन में ही जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये पूछा है
कि डेंजर साइन कौन से है, तो ये कोई डेंजर साइन नहीं है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंडीशन है, ये डेंजर नहीं है, बाकी तीनों क्या है, डेंजर साइन है। तो एक्सेप्ट पूछा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है डी इज द राइट आंसर। यहाँ पूछा कि कौन सा डेंजर साइन नहीं है, बाकी सारे डेंजर है एक को छोड़कर। तो आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ओवर 110/mmHg सिस्टोलिक दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ अगर डायस्टोलिक होता तो वो एबनॉर्मलिटी में जाता है, पर डायस्टोलिक नहीं है, सिस्टोलिक दे रखा है। तो ये कंडीशन जो है एक्सेप्ट पूछा है, तो ये डी ऑप्शन राइट जो है आपका जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है अपना 49 नंबर क्वेश्चंस। 49 नंबर क्वेश्चंस ये है कि ऑल आर द वार्निंग साइन ऑफ कैंसर एक्सेप्ट। ओके, कैंसर के सारे जो है वार्निंग साइन है एक को छोड़कर। चेंजेस इन द साइज ऑफ लंप, ओके, ऑप्शन बी जो है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ऑप्शन डी जो है वार्ट और ए मोल, और ऑप्शन डी इज अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। तो अपन कैंसर साइन के लिए, ठीक है ना, वार्निंग साइन जो होते हैं उसके अंदर अपन यूज करते हैं क्वेश्चन अप, क्वेश्चन अप, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है जिसके अंदर सबसे पहले चेंजेस इन बोवेल एंड ब्लैडर हैबिट, उनके अंदर चेंजेस होना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर जो है देखो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ये भी देखने को मिलता है, वार्ट और ए मोल जो हील नहीं होता है ये कंडीशन भी देखने को मिलती है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस भी रहता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। चेंजेस इन द साइज ऑफ लम्प ये जो है देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसा कुछ क्वेश्चन साइन के अंदर नहीं आता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 49 का जो ऑप्शन आपका आएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक्सेप्ट पूछा तो ऑप्शन ए राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन इंट्रा यूट्राइन डिवाइस प्रॉपर्टी 380A ए स्टैंड फॉर। ओके, प्रॉपर्टी 380A जो दे रखा है उसमें ए जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पर। ओके, ए जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है, मेनली चीज है ए जो है, ए का अर्थ क्या है यहाँ पर। तो हम ए का अर्थ जो है, ठीक है ना, उसका मेनली जो अर्थ निकलता है वो निकलता है आपके, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर इन्होंने साइज दे नहीं रखी है एक्चुअली, वैसे हम देखते हैं तो ये साइज के अकॉर्डिंग दिखाता है, आर्म को दिखाता है, पर यहाँ इन्होंने दे नहीं रखा है। पर ए के साथ अगर ए एंटीजन लिखा होता तो ये आता है एजी सिल्वर। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जाएगा। हम परफेक्टली भी इसको 100% श्योर के साथ नहीं कह रहे हैं, फिर भी फाइनल आंसर की आने के बाद वो क्या मानते हैं वो माना जाएगा। बट करेक्ट आंसर यही जा रहा है, न तो ये एंटीजन है न ही ये एंटीबॉडी है। ओके, एक्टिव का जो है इससे कोई लेना देना नहीं है, पर जो ऑप्शन जो है सी जो है खास तौर से लग रहा है, क्योंकि अपन कई बार देखते हैं कि वहां पर जो है कॉपर्टी ए उसके बाद एजी लिखा होता है, और एजी जो डिनोट करता है वो होता है एजी सिल्वर को, ठीक है। ये कंडीशन होती है, तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन बेसिक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस डन फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन आर ऑल एक्सेप्ट। ओके, कौन कौन सी बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जो है प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर करते हैं एक को छोड़कर। ओके, तो अपन ब्लड ग्रुपिंग और आरएस टाइपिंग करते ही हैं। ओके, और लीवर फंक्शन टेस्ट, रैंडम ब्लड ग्लूकोज आरबीएस भी करते हैं, और वीडीआरएल टेस्ट और एचआईवी टेस्टिंग भी प्रेगनेंसी के टाइम में ये करना बहुत जरूरी होता है। एलएफटी का इतना कोई रोल नहीं रहता है कि भाई प्रेगनेंसी के टाइम आपको लीवर फंक्शन टेस्ट कंपलसरी है, पर ये चीजें तो अपन जैसे ही फीमेल जो है विजिट के ऊपर आती है तो अपन ये चीजें जरूर करवाते हैं। एक तो ब्लड ग्रुप का पक्का ब्लड ग्रुप उसका पता होना चाहिए, ताकि अगर इमरजेंसी में भी जरूरत पड़े तो उसको ब्लड ग्रुप अगर पता है तो वो जो है उस ब्लड ग्रुप का अरेंजमेंट इजीली जल्द से जल्द हो सकता है। और ब्लड शुगर लेवल को भी कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहते हैं फर्स्ट विजिट के टाइम में, बाकी एचआईवी इन्फेक्टेड है या नहीं, वीडीआरएल वगैरह पॉजिटिव है या नहीं, इनका भी जो है अपन टेस्ट करवाई देते हैं प्रेगनेंसी के टाइम ड्यूरेशन के अंदर। तो ये तीनों चीजें की जाती हैं, ये नहीं किया जाता है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी 51 का ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा आपका बी। 51 का ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एरिया विच फ्लोराइड रिच वाटर द डीफ्लोराइजेशन ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन का एग्जांपल है। एक एरिया है जहां पर फ्लोराइड रिच वाटर है, ओके, उस वाटर के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, वहां आपको क्या करना, डीफ्लोराइजेशन करना है, फ्लोराइड को कम करना उस वाटर में से, ठीक है। तो डीफ्लोराइजेशन ऑफ वाटर करने के लिए जो है आप कौन सा प्रिवेंशन जो है करते हैं। ओके, तो डीफ्लोराइजेशन ऑफ वाटर जो है वो कौन से प्रिवेंशन का एग्जांपल है। ओके, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, प्रीमोडियल है। ओके,
तो 52 के अंदर जो आपका राइट ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन ए, प्राइमरी प्रिवेंशन है। ये कौन सा है? प्राइमरी प्रिवेंशन है। ओके, तो दैट इज द प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। ओके, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एम्स एट स्क्रीनिंग ऑफ 4D एक्सेप्ट। ओके, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK का जो उद्देश्य है मेन, ओके, उसका मेन जो एम है वो क्या है? ओके, मेन एम जो है उसका क्या रहता है, जो मेनली 4D यूज करते हैं RBS के अंदर। तो ये 4D जो स्क्रीनिंग होती है, एम्स ऑफ 4D स्क्रीनिंग, तो ये 4D कौन कौन सी है एक को छोड़कर? ओके, डिफेक्ट ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम में अगर कोई डिफेक्ट है वो देखते हैं, डेफिशिएंसी जो है वो बच्चे में है या नहीं वो देखते हैं, डायबिटीज है या नहीं वो देखते हैं, या फिर डेवलपमेंट डिले देखते हैं। तो यहाँ 4D में जो है 4D जो देखा जाता है उसके अंदर देखो, फर्स्ट तो है डिफेक्ट ऑफ बर्थ, ये देखा जाता है, डेफिशिएंसीज भी देखी जाती है, डेवलपमेंट डिले भी देखा जाता है, और कोई डिजीज है। चौथा डी जो है वो डिजीज से, चौथा डी जो है वो क्या है? डिजीज है। नॉट ए स्पेसिफिक, किसी डिजीज का नाम नहीं है, ओनली डिजीज, कोई भी डिजीज कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर जो 4D दे रखे हैं उनमें से 3 तो मिल रहे हैं, डिफेक्ट ऑफ बर्थ, डेफिशिएंसीज, डेवलपमेंट डिले, ओके, और चौथा जो है डिजीज होना चाहिए वो नहीं है। तो यहाँ पर दे रखा डायबिटिक, तो एक्सेप्ट कौन सा जाएगा? डायबिटिक। ओके, ये जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, इसको छोड़कर बाकी तीनों ही इसके स्क्रीनिंग एम्स ऑफ 4D है, किसके? RBSK के। ओके, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ओके, एसेंशियल ड्रग्स किसको कहेंगे? एसेंशियल ड्रग्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, एक को छोड़कर बाकी सारे जो पॉइंट है वो एसेंशियल ड्रग्स में होने चाहिए। कि मेडिकेशंस दैट सेटिस्फाइड प्राइमरी हेल्थ नीड्स ऑफ पॉपुलेशन, एसेंशियल ड्रग्स उनको कहेंगे जो प्राइमरी स्वास्थ्य की जो आवश्यकताएं हैं पॉपुलेशन के लिए उनको जो है सेटिस्फाइड करती है, प्राइमरी हेल्थ नीड्स जो है उनको पूरा करती है, वो भी एक एसेंशियल ड्रग्स है। बिल्कुल राइट आंसर। मेडिकेशंस यूज इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, वह मेडिकेशन जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में यूज की जाती है, ओके, वो एसेंशियल ड्रग्स है, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट है मेडिकेशंस फॉर रेयर डिजीज। ओके, मेडिसिन फॉर रेयर डिजीज, रेयर डिजीज के लिए ओके कुछ मेडिसिन होना, ओके, ये, या फिर मेडिसिन यूज फॉर इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग इन्फेक्शन, वह मेडिकेशन जो इन्फेक्शन को इमर्ज करे या वापस इन्फेक्शन जो हो गया उसको भी वापस क्या करे? इमर्ज करे। ओके, बार बार होने वाले, ओके, बार बार होने वाले इन्फेक्शन को जो है उस टाइम में यूज की जाने वाली मेडिकेशन। तो ये सारी एसेंशियल ड्रग्स में कौन कौन से पॉइंट जो है वो अपन इंक्लूड करते हैं? ओके, एक को छोड़कर, तो हम वही एक पॉइंट है ऑप्शन सी। ओके, इसका ऑप्शन जो है 54 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि मेडिसिन फॉर रेयर डिजीज। ओके, ये पॉइंट जो एसेंशियल ड्रग्स में नहीं आता, बाकी सारे पॉइंट जो है वो एसेंशियल ड्रग्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी को छोड़कर ऑप्शन ए, बी और डी जो है ये सारे पॉइंट जो है इसको डिनोट कर रहे हैं, एसेंशियल ड्रग्स को डिनोट कर रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ऑन on doing abdominal examinations of a pregnant woman, you found uterus to be at 20 weeks, but by dates, यहाँ 20 weeks दे रखा है, at 20 weeks, but by dates LMP is LMP it is 24 weeks. What is the most probable reason for the miss discrepancy? Okay, डिस्क्रिपेंसी का मोस्ट कॉमन कारण क्या होगा? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जो फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल है, उसका आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हो और आपने देखा कि यूट्रस को जब आप मॉनिटर कर रहे हो उसकी जो हाइट है वो लगभग 20 वीक के आसपास देखने, फंडल हाइट जो है कहाँ तक देखने को मिल रही है? 20 वीक में देखने, पर डेट के अकॉर्डिंग जो LMP दे रखी है उसके अकॉर्डिंग कितने वीक हो गए हैं? 24 वीक हो गए। डेट के अकॉर्डिंग कितने? 24 वीक की प्रेगनेंसी हो गई है। पर आपने जैसे फंडल हाइट चेक की तो फंडल हाइट के अकॉर्डिंग जो यूट्रस जो है वो लगभग 20 वीक के आसपास बता रहा है। तो इस जो मोस्ट कॉमन रीजन क्या हो सकता है इस डिस्क्रिपेंसी का? ओके, डिस्क्रिपेंसी का मोस्ट कॉमन रीजन क्या हो सकता है कि भाई जो डेट उन्होंने LMP की बताई वो गलत हो सकती है,
हाइड्रोमिनियाज हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, या गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो सकता है। ओके, तो देखो इन्होंने बोला कि आपने एग्जामिनेशन किया तब 20 वीक का आपको लग रहा है, पर डेट के अकॉर्डिंग 24 वीक है। तो सिंपल सी बात, हाइड्रोमिनियाज का मतलब क्या हुआ, अमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा है, तो ज्यादा होगा तो क्या होगा, फंडल हाइट भी ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, तो अगर 24 वीक का है तो उससे भी ज्यादा देखने को मिल सकती है ना। पर आपको कितनी दिख रही है, 20 वीक की है, पर इसमें ज्यादा देखनी चाहिए, पर वो भी नहीं। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी भी, ट्विंस प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, दो या दो से अधिक बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या है, एब्डोमिनल हाइट, फंडल हाइट जो है वो ज्यादा रहेगी। ठीक है ना, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन का इस फंडल हाइट से कोई लेना देना नहीं रहता है। ठीक है ना, तो अगर फीमेल ने रॉन्ग एलएमपी बताई है तो ये कारण हो सकता है कि एलएमपी रॉन्ग होने के कारण हमने उसको 24 वीक माना है, पर एक्चुअल प्रेगनेंसी जो है 20 वीक की है। और उसका मेन कारण क्या है, रीजन ये है कि वो डेट जो फीमेल ने बताई थी वो रॉन्ग डेट थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन ये है, वार्निंग सिग्नल ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ आर। ओके, पुअर मेंटल हेल्थ के कौन से वार्निंग सिग्नल है, ऑल एक्सेप्ट, एक को छोड़कर बाकी सभी। ऑलवेज वरिंग, पुअर मेंटल हेल्थ वाला पर्सन हमेशा जो है वरिंग रहेगा, चिंतित रहेगा। अफेड विदाउट रियल कोज, ओके, उसको बिना कोई वास्तविक कारण के, कोई कारण का पता नहीं फिर भी उसको डर लगता है। क्रॉनिक पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर क्रॉनिक पेन रहेगा। कंटिन्यूअली डिसलाइक टू बी इन कंपनी ऑफ पीपल, लोगों का साथ जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। ठीक है, घुल मिल के रहना उसको नापसंद है, लोगों के साथ में घुल मिल के रहना उसको पसंद नहीं होता है। तो देखो, जो पुअर मेंटल हेल्थ वाला जो पर्सन होता है उनमें वार्निंग साइन यही देखने को मिलते हैं कि एक तो उसका देखो कि ऑलवेज वरिंग, हमेशा चिंतित रहता है। ठीक है, वरिंग दिखेगा, अफ्रेड भी दिखेगा, बिना कोई कोई कारण भी नहीं फिर भी उसको डर लगता रहता है। और कंटिन्यूस जो है वो लोगों के साथ जो है घुल मिल के नहीं रहता है, उसको नापसंद होता है, डिसलाइक करता है उन सबको। तो इसमें ये तीनों ही राइट आंसर है। उसने पूछा एक्सेप्ट, एक को छोड़कर बाकी सारे वार्निंग साइन है। तो कौन सा, क्रॉनिक पेन इन एब्डोमेन, ये जो है मेंटल हेल्थ का नहीं कारण है। ओके, ये कोई और भी कारण हो सकता है। ठीक है, पर ये मेंटल हेल्थ को डिनोट नहीं करता। क्रॉनिक पेन इन एब्डोमेन जो है मेंटल, पुअर मेंटल हेल्थ को वार्निंग साइन डिनोट नहीं कर सकते इसको, ये किसी और भी कारण से हो सकता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जाएगा। बाकी सारे मेंटल हेल्थ, पुअर मेंटल हेल्थ के जो है वार्निंग सिग्नल है। ओके, तो ये हो गया 56 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। ओके, which with respect to the prevalence of hypertension by age and sex, okay, which is या आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो विथ रेस्पेक्ट टू द प्रिवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के प्रिवलेंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं एज और सेक्स के अकॉर्डिंग कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ दे रखा है एज जो है वो 70 ईयर्स एंड ओवर, 70 या 70 साल से ज्यादा वाले उन पर्सन में जिसमें सेक्स मेल के अंदर 56% हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं और फीमेल के अंदर 49% होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा दे रखा है एज जो है वो 60 से लेकर 69 के बीच में है। इस कंडीशन में मेल के अंदर जो 43% हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं, जबकि फीमेल के अंदर 60% हाइपरटेंशन होने के चांस रहते हैं। और एज जो है 55 से लेकर 59 के बीच में है। इस कंडीशन के अंदर मेल के अंदर 38% और फीमेल के अंदर 40% रहते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि हाइपरटेंशन के अगर प्रिवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन हम देखें तो अडल्ट की बात करें 18 से लेकर 39 साल तक या 40 साल के आसपास की बात करें, उस कंडीशन में देखो मेल के अंदर जो है वो ज्यादा हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं कंपेयर टू फीमेल। क्योंकि यहाँ पर तो फीमेल के अंदर जब तक मेनोपॉज स्टार्ट नहीं होता तब तक हार्मोनल लेवल जो रहते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उनका लेवल मेंटेन रहता है और उसके कारण जो है हाइपरटेंशन फीमेल के अंदर होने के चांसेस कम रहते हैं। ओके, क्योंकि इनका लेवल, जबकि आफ्टर मेनोपॉज क्या रहता है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से फीमेल जो है मोर प्रोन फॉर हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के लिए फीमेल ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखो ये देख रखा है और उसमें भी मोस्ट कॉमनली कब, 60 साल से ज्यादा में। ओके, 60 साल से ज्यादा अगर फीमेल की बात करें, कंपेयर फीमेल और मेल के अंदर बात करें, तो वह फीमेल जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा होगी उनके अंदर मेल की तुलना में हाइपरटेंशन ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना, ये बात है। तो यहाँ दे रखा एज 70 ईयर्स यानी 60 से ज्यादा ही है।
तो यहाँ पर मेल में 56%, फीमेल में 49%, पर नहीं, 60 साल के बाद फीमेल में ज़्यादा रहता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं जाएगा। यहाँ दे रहा है 60 और 60 से लेकर 69 ईयर्स तक का मेल के अंदर 43% चांस है, जबकि फीमेल के अंदर 60, ये राइट आंसर जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ जो ऑप्शन जो करेक्ट जा रहा है वो ऑप्शन करेक्ट कौन सा जा रहा है। और 55 से लेकर 59 ईयर्स के बीच में बात करें तो यहाँ मेल के अंदर 38% और फीमेल के अंदर 40% है, पर यहाँ मेल में थोड़ा ज़्यादा 60 साल के बाद फीमेल में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू मेल। तो यहाँ ऑप्शन सेकंड जो है बी इज ओनली राइट आंसर। ठीक है, कंफर्मेटरी में लगभग नहीं कह रहा हूँ, पर अकॉर्डिंग टू डेटा जो हमने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग लगभग ऑप्शन जो है ये राइट जा रहा है, क्योंकि 60 साल के बाद में फीमेल के अंदर मोर चांसेस रहते हैं हाइपरटेंशन कंपेयर टू मेल। हालांकि मेल में भी रहते हैं पर फीमेल में ज़्यादा रहते हैं हार्मोनल चेंजेस के कारण। ओके, तो ऑप्शन जो है बी इज राइट आंसर, ओनली बी। ओके, 57 नंबर क्वेश्चंस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस 58 नंबर क्वेश्चंस देखो। यहाँ 58 नंबर क्वेश्चंस है, which of the following is not the characteristic of malignant hypertension। ओके, malignant hypertension का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इनमें से नहीं है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 180 mm of Hg और डायस्टोलिक मोर देन 110 mm of Hg। तो ये भी एक जो है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का कारण है। सिस्टोलिक 180 से ऊपर है और डायस्टोलिक जो है 110 mm of Hg से ऊपर है, तो ये भी एक कारण है। मल्टी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, बिल्कुल, अगर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो बहुत सारे ऑर्गन जो है डैमेज हो। गुड रेस्पॉन्स टू थेरेपी। ओके, थेरेपी के साथ गुड रिस्पॉन्स, इसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स जो है नहीं रहता है। ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन इन यंग और ओल्डर देन 50 ईयर्स। 50 साल या 50 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, ऑनसेट सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो ऑप्शन जो है, ये 3 ऑप्शन जो है वो राइट है, एक ऑप्शन जो है रॉन्ग है। इसमें लिखा है कि नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ मैलिग्नेंट, कौन सा नहीं है, तो ये जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है। बाकी तीनों जो इसके करेक्टरिस्टिक्स है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है और डायस्टोलिक भी ज़्यादा है, मल्टी ऑर्गन डैमेज करता है, और ऑनसेट जो इसका रहता है वो यंग और ओल्डर देन 50 ईयर्स के आसपास इसका ऑनसेट रहता है। तो ये तीनों जो है इसके करेक्टरिस्टिक्स है, और ये जो है इसका करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कौन सा, गुड रेस्पॉन्स ऑफ थेरेपी। ओके, तो 58 नंबर जो है उसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोज ऑफ डेंटल कैविटीज, या हम कह सकते हैं टूथ डिके। टूथ डिके, ओके, डेंटल कैविटीज का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, कोज नहीं है। तो हम देखें, हाई इंटेक ऑफ शुगर, ये बिल्कुल होता है। ओके, हाई इंटेक ऑफ शुगर अगर कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो है टूथ डिके होने के चांसेस रहते हैं। इनएडिक्वेट एक्सपोजर टू फ्लोराइड, ओके, फ्लोराइड के साथ अगर ज़्यादा एक्सपोजर रहते हैं तो उसकी वजह से, फ्लोराइड वाटर अगर ज़्यादा इंटेक वगैरह करते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है। इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ फैटी एसिड, ये कारण इसका नहीं है। और फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबियल, ओके, बायोफिल्म, ओके, ये इनकी वजह से भी जो है रहता है, इन्फेक्शन की कंडीशन की वजह से। तो ये तीनों कारण है इसके। ओके, हाई इंटेक ऑफ शुगर की वजह से, इनएडिक्वेट एक्सपोजर ऑफ फ्लोराइड और फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबियल बायोफिल्म, इसकी वजह से भी रहता है। ओके, जबकि इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ फैटी एसिड की वजह से नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा है, कौन सा कारण नहीं है, तो ये कारण नहीं है, बाकी तीनों इसके कारण है। नेक्स्ट, आईयूडी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज आइडियली इंसर्टेड। ओके, आइडियली जो है इसको कब इंसर्ट करते हैं, विद इन 10 days आफ्टर बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, आफ्टर 20 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन, आफ्टर 17 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन, आफ्टर 15 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसका टाइमिंग रहता है वो लगभग अपन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लगभग 5 to 10 days के अंदर अंदर जो है अपन, ओके, फर्स्ट 3 days तक जब ब्लीडिंग, 3 to 5 days तक ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग के तुरंत बाद जो अपन आईयूडी इंसर्ट कर सकते हैं। और उस टाइम क्या है, ओस भी जो है वो ओपन रहते हैं और इजीली जो है इंसर्ट अपन कर पाते हैं। तो ये लगभग विद इन 10 days के अंदर अंदर इसको इंसर्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 60 का जो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? चलो नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चंस। नंबर क्वेश्चंस ये कह रहा है, वेयर इज द राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकेडमी लोकेटेड। हिंदी ग्रंथ एकेडमी राजस्थान में कहां पर लोकेटेड है, तो ये जयपुर के अंदर लोकेटेड है। हिंदी ग्रंथ एकेडमी जो है कहां पर है, जयपुर के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मीजल्स। मीजल्स के बारे में निम्न में से कौन सा सेंटेंस है वो सही नहीं है, ट्रू नहीं है।
ओके, एक ऐसा सेंटेंस है जो सही नहीं है, बाकी सारे सही है। तो हम कह सकते हैं हाई सेकेंडरी रेट होती है, बिल्कुल 80% के आसपास इसकी सेकेंडरी रेट रहती है। ओके, हाई सेकेंडरी रेट रहती है 80% के आसपास। ओनली वन स्ट्रेन कोज इन्फेक्शन, केवल एक स्ट्रेन ही इसका इन्फेक्शन कोज कर सकती है। नॉट इन्फेक्शियस इन प्रीडॉर्मल, नहीं प्रीडॉर्मल स्टेज के अंदर ये इन्फेक्शियस होती है, क्योंकि 4 दिन बिफोर द इन्फेक्शन से लेकर आफ्टर 4 डेज तक ये लगभग जो है इन्फेक्शियस रहती है। ओके, नेक्स्ट है इन्फेक्शियस कन्फर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। ओके, इन्फेक्शन कंट्रोल लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी को भी जो है ये प्रोवाइड करती है। ओके, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी को भी ये जो है प्रोवाइड करती है। ओके, तो प्रीडॉर्मल स्टेज के अंदर जो है इन्फेक्शन कोज करती है, हाई सेकेंड रेट होती है। ओके, और वन स्ट्रेन भी इन्फेक्शन को कोज करती है। तो ये ऑप्शन जो है ये नॉट ट्रू अबाउट द मीजल्स। ओके, इन्फेक्शियस होती है, यहाँ लिखा है ट्रू नहीं है पर इन्फेक्शियस होती है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन सी, 62 का जो है राइट आंसर जाएगा आपके सी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। ओके, फर्स्ट लिस्ट को लिस्ट सेकंड के साथ जो अपन मैच करना है। पहला दे रखा मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस ओके किसकी वजह से होता है? तो ये होता है आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से। किसकी वजह से? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से। ओके, 63 ओके, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट है वायरल हेपेटाइटिस ए, ये किसकी वजह से? फीको ओरल रूट की वजह से। किसकी वजह से होता है? फीको ओरल रूट की। लिम्फेटिक फिलरेसिस, ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है आपके बाइट ऑफ इन्फेक्टेड पुलेक्स मॉस्किटोस। और प्लेग जो होता है वो होता है बाइट ऑफ इन्फेक्टेड प्लेग्स। तो हम कह सकते हैं मेनिंजाइटिस पहले का, चौथा। ऐसा कौन सा ऑप्शन रखा है जिसमें चौथा दिख रहा है? चलो ये देखो यहाँ पर पहले का चौथा, दूसरा जो है वायरल हेपेटाइटिस तीसरा, नेक्स्ट है लिम्फेटिक फिलरेसिस किसकी वजह से होता है? पुलेक्स मॉस्किटो की वजह से, तो पहला। और लास्ट है प्लेग किसकी वजह से? तो सेकंड नंबर बाइट ऑफ। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 63 में कौन सा जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, पहले का चौथा, दूसरा बी का जो है तीसरा, सी का मेल होगा फर्स्ट के साथ, और डी को अपन मिलाएंगे किसके साथ? सेकंड के साथ। तो इस प्रकार से मिलता है मेनिंजाइटिस ये किसकी वजह से? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से। हेपेटाइटिस किसकी वजह से? फीको ओरल रूट की वजह से। लिम्फेटिक फिलरेसिस किसकी वजह से? तो ये होता है मॉस्किटो की वजह से। और प्लेग जो है वो किसकी वजह से होता है? तो प्लेग जो है वो आपके रहता है किसकी वजह से? बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फ्ली। ओके, मक्खी वगैरह उनका जो है उनकी वजह से। ओके, फ्लू जो होता है मक्खी वगैरह उनकी वजह से जो है ये रहता है। चलो, तो ये हो गया आपके करेक्ट आंसर। कौन सा जाएगा आपके? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन बी राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोमोटिव सेफ्टी मेजर्स टू अवॉइड एक्सीडेंट। ओके, ऐसे कौन से सेफ्टी मेजर्स है जिसमें हम एक्सीडेंट को जो है अवॉइड कर सकते हैं? सेफ्टी मेजर्स के थ्रू अपन एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। वियर सीट बेल्ट, सीट बेल्ट पहन सकते हैं, पर एक्सीडेंट उससे अवॉइड होगा या नहीं ये जरूर नहीं है। सीट बेल्ट पहना आपने तो आप खुद का प्रोटेक्शन होगा, पर उससे एक्सीडेंट अवॉइड नहीं हो सकता है। ठीक है, उसमें आपका खुद का प्रोटेक्शन होगा। एक्सीडेंट होता है तो आपको ज्यादा इंजरी नहीं लगेगी। ठीक है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, बिल्कुल राइट आंसर। ये जाएगा आपके सही आंसर। ओके, ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना है। ओके, डोंट ड्रिंक, अप्रोप्रिएट आंसर तो इसका यही जाएगा। पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ ड्राइवर ओवर 55 ईयर्स, ये भी जो है करेक्ट आंसर जा रहा है कि अगर 55 से ऊपर वाले पर्सन है तो उनका हमेशा पीरियोडिक एग्जामिनेशन होना चाहिए, आइज वगैरह की टेस्टिंग वगैरह होनी चाहिए। नेक्स्ट है इम्पोजिशन ऑफ स्पीड लिमिट। ओके, गति सीमा को भी निर्धारित करना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो सारे सही जा रहे हैं इसमें से, बट इन्होंने न तो कुछ ऐसा एक्सेप्ट पूछा है, न ही कुछ ऐसा पूछा है। प्रोमोटिव सेफ्टी मेजर्स टू अवॉइड एक्सीडेंट आर, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए कौन सा प्रोमोटिव सेफ्टी मेजर्स आप यूज करोगे जिससे एक्सीडेंट नहीं हो? तो भाई ड्रिंक और ड्राइव तो नहीं करना है, सबसे फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी हम इसी को दे रहे हैं। ठीक है, और बाकी तो अगर मान लो इसका एक्सेप्शन आता है तो फिर ऑप्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन अगर यही है तो हमने इसको प्रायोरिटी दिया है।
डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलो बाकी तो फाइनल जब आंसर की आएगी तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको फाइनल अपन मानेंगे। ओके, वो ऐसे एक दो क्वेश्चन पहले भी आए हैं जो बिल्कुल सारे के सारे ऑप्शन उसमें ना एक्सेप्शन दे रखा है ना कुछ भी दे रखा है, फिर भी वो अब किसको माने। ठीक है, एक इंजेक्टेबल आया होता कॉन्ट्रासेप्टिव वाला, कुछ इंजेक्टेबल था जिसमें 3 इंजेक्शन दे रखे हैं। ठीक है ना, तो उसमें ऐसा कुछ पूछा नहीं कि इंजेक्टेबल कौन सा, यही पूछा है। वो तीनों के तीनों इंजेक्टेबल है। अब एक्सेप्ट पूछता तो फिर ऑप्शन उसमें से निकल सकता था। चलो नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, लिस्ट पहली को सेकंड के साथ मैच करना है। ओके, इसमें पहली के अंदर क्या दे रखा है कि मेथड ऑफ इंटरवेंशन फॉर आई हेल्थ केयर, आई हेल्थ केयर के लिए इंटरवेंशन दे रखे हैं, और ये आई कंडीशन है कि ये प्रिवेंशन जो है वो कौन सी कंडीशन में करेंगे। तो पहला दे रखा है प्राइमरी आई केयर, प्राइमरी आई केयर जो है किसमें करते हैं, कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर आपको प्राइमरी आई केयर करनी पड़ेगी। ओके, 65 नंबर क्वेश्चंस। ओके, 65 नंबर क्वेश्चंस का जो है ऑप्शन जो है अपन देखेंगे। ओके, तो देखो अगर मान लो प्राइमरी केयर के लिए पूछा है तो इसमें जाएगा आपके जीरोफ्थैलेमिया। प्राइमरी केयर किसमें करेंगे आप, जीरोफ्थैलेमिया के अंदर। सेकेंडरी आई आई केयर किसमें करेंगे, तो ये करेंगे आपके ओक्यूलर ट्रॉमा के अंदर, इसमें करेंगे ओक्यूलर ट्रॉमा के अंदर सेकेंडरी जो है करेंगे। टर्सरी किसमें करेंगे, तो कोरिनियल अगर ग्राफ्टिंग करनी है तो ग्राफ्टिंग के लिए जो करेंगे वो ये करेंगे। और नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्रोग्राम किसके लिए करते हैं, तो विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है। ओके, तो ये ऑप्शन जाएंगे कि पहले ए के साथ कौन सा थर्ड नंबर मैच हो रहा है, तो यहाँ पर देखो कौन सा ए के साथ थर्ड नंबर मैच हो रहा है। ओके, यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें ये मैच हो रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 65 का ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर वंदे मातरम स्कीम the enrolled doctor can be provided with the following item by the respective district medical officer। ओके, वंदे मातरम स्कीम के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर जो एनरोल्ड हो रखा है, ओके, उसको डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के द्वारा कौन सा आइटम जो है वो दिया जाता है और उसको वो फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो हम कह सकते हैं वंदे भारत योजना के अंतर्गत जो कोई भी चिकित्सक जो एनरोल्ड हो रखा है, ओके, उनको निम्नलिखित में से कौन सा आइटम जो है वो जिला स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आयरन एंड फॉलिक एसिड कौन सा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट जो है उनको प्रोवाइड की जाती है, और वो जो है वहां पर लोगों के अंदर जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये जो उनको दिया जाता है आयरन एंड फॉलिक एसिड वंदे मातरम स्कीम के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन ए, 66 का ऑप्शन कौन सा है आपका, ए इज द राइट आंसर। 67, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज और आर नॉट ट्रू फॉर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सत्य नहीं है। ओके, कौन सा जो है रॉन्ग है। प्लेसेंटा इज एंडोक्राइन इन नेचर, बिल्कुल। प्लेसेंटा इज फॉर्म बाय द इनर सेल मास, इनर सेल मास से प्लेसेंटा नहीं बनता है। प्लेसेंटल हार्मोन हेल्प्स इन लैक्टेशन आफ्टर पार्टीशन। ओके, नेक्स्ट प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कोड। ओके, कौन से सेंटेंस जो है इसमें से ट्रू है, ओके, सॉरी कौन सा सेंटेंस जो इसमें से ट्रू नहीं है ऐसा बोला है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू फॉर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बारे में सही नहीं है, बाकी सारे सही है। तो 67 के अंदर हम देखें तो प्लेसेंटा इज इन एंडोक्राइन नेचर, ब्लड के थ्रू जो है हार्मोन को सिक्रेट करता है, बिल्कुल है। प्लेसेंटा जो इनर सेल्स मास से बनता है तो नहीं बनता है, ये बनता है आउटर सेल मास से, तो ये रॉन्ग हो गया। प्लेसेंटा हार्मोन हेल्प्स इन लैक्टेशन आफ्टर पार्टीशन, पार्टीशन के बाद लैक्टेशन में हेल्प करता है, पार्टीशन पीरियड में, ओके, लैक्टेशन के अंदर हेल्प करता है। तो ये भी सेकेंड एंड हाँ ये भी रॉन्ग होगा। प्लेसेंटा इज कनेक्ट टू द एम्ब्रियो थ्रू द एन अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल कोड के थ्रू प्लेसेंटा कनेक्ट रहता है, बिल्कुल राइट आंसर। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और चौथा दोनों सही है, ये राइट है। और सेकंड एंड थर्ड ये क्या है, रॉन्ग है। तो सेकंड एंड थर्ड कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो 67 का जो है ऑप्शन जो है 67 का कौन सा जाएगा आपके, सी, कौन सा जाएगा, सी, सी ऑप्शन। सेकंड और थर्ड ओनली ये दोनों रॉन्ग है, बाकी दोनों सही है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलो 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर द फर्स्ट fetal movement is felt by the mother during
ऑफ गेस्टेशन, कौन से वीक पर, वीक पूछा है 10 से 12 वीक में, 12 से 16 वीक में, 16 से 18 वीक में, 18 से 22 वीक। देखो एग्जैक्ट आंसर इसका जो है 16 से 18 वीक के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, मल्टी और प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर 16 से 18 वीक के आसपास जो दोनों के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन सी राइट जाएगा इसका। ओके, 16 से 18 वीक के अंदर आपको जो है फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो है देखने को मिलती है। ठीक है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट जिसको अपन क्विकनिंग बोलते हैं वो देखने को मिलती है, क्विकनिंग। ओके, क्विकनिंग मूवमेंट जो है 16 से 18 वीक में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 69 नंबर क्वेश्चन। ओके, स्कैटर डायग्राम इज ड्रॉन टू स्टडी, स्कैटर डायग्राम जो है कौन सी स्टडी के लिए अपन ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये ट्रेंड्स ऑफ वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑप्शन बी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ occurrence of event, ऑप्शन सी मीन एंड मीडियन वैल्यू ऑफ गिवन डेटा, और रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन वेरिएबल। ओके, तो स्कैटर डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं वो किस लिए करते हैं, वो स्कैटर डायग्राम हमेशा क्या दिखाता है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल जो होते हैं, दो वेरिएबल जो आपको दे रखे हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको हमेशा स्कैटर डायग्राम के थ्रू अपन स्टडी करते हैं। ओके, स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसके थ्रू दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है वो हम पता लगाते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा जाएगा 69 में, ऑप्शन डी। ओके, 69 में ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ओके, ऑप्शन 69 के अंदर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है अपना ये है, eating a balanced healthy diet by a pregnant woman can be help prevent following. Okay, ईटिंग ए बैलेंस हेल्दी डाइट बाय ए प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन के द्वारा एक हेल्दी डाइट जो है वो जो है ईटिंग की जा रही है, खा रही है, तो किसमें हेल्प करेगी, कौन कौन सी कंडीशन को प्रिवेंट करने में ये हेल्दी डाइट। टू मच वेट गेन, ओके, ज़्यादा वेट गेन नहीं होगा, टू मच वेट गेन। ठीक है, दूसरा एनीमिया एंड इन्फेक्शन इन मदर, मदर में एनीमिया और इन्फेक्शन नहीं हो उसको प्रिवेंट करती है बिल्कुल। नॉर्मल बर्थ ऑफ द बेबी, ओके, इसको प्रिवेंट नहीं करेगी, बेबी का बर्थ तो नॉर्मल रहेगा ही। ठीक है, और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज वगैरह भी नहीं हो, ये भी। ठीक है, एक तो क्या नॉर्मल डाइट लेगी तो ज़्यादा वेट गेन भी नहीं रहेगा, हेल्दी डाइट ले रही है तो नॉर्मल वेट गेन जो प्रेगनेंसी के टाइम रहता है वो भी रहेगा, एनीमिया और इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो इसको भी प्रिवेंट करती है। नॉर्मल बर्थ ऑफ द बेबी, इसको प्रिवेंट नहीं करेगी, बेबी का बर्थ तो नॉर्मल हो, डाइट से कोई ले, तो ऑप्शन सी। ओके, ओके, और नेक्स्ट है गैस्ट्रेशन डायबिटीज। तो यहाँ पर पूछे कौन से सेंटेंस जो है वो करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग, तो आपका जो ऑप्शन 70 के अंदर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा और चौथा, ये तीनों ही जो है प्रिवेंट करती है। ठीक है ना, तो क्या करेगी, एक तो वेट गेन ज्यादा होने नहीं देगी, एनीमिया और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगी, और गैस्ट्रेशन डायबिटीज को प्रिवेंट करेगी। ठीक है, यहाँ लिखा है नॉर्मल बर्थ ऑफ द बेबी, इसको प्रिवेंट नहीं, नॉर्मल वेट तो होगा ही बर्थ। ठीक है, इसको प्रिवेंट नहीं करेगी, नॉर्मल बर्थ तो होना। ठीक है, बाकी सारी कंडीशन को जो है वो कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन। ओके, 71 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ आपको मैच करना है। पहला दे रखा है मैक्यूला ल्यूटिया, इससे क्या पता लगता है, तो ये जो मैक्यूला ल्यूटिया किसको डिनोट करता है, ये करता है फोबिया को, तो सेकंड ऑप्शन के साथ मैच होगा। ओके, फोटोपिक विजन जो है वो किसके थ्रू, तो ये होता है आपके कॉन्स के थ्रू, किसके थ्रू, कॉन्स। ओके, तो तीसरा ऑप्शन आएगा। स्कोटिपिक जो विजन है वो रहता है रोड्स के थ्रू, और रिडोप्सिन जो है वो है विजुअल पर्पल कलर के विजुअल को दिखा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका 71 में सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है राइट जाएगा। पहले को किसके साथ, तीसरे के साथ मिलाना है, पहला किसके साथ मिलेगा, सॉरी पहला जो है सेकंड नंबर के साथ मिला है, सेकंड नंबर, दूसरा जो मिलेगा वो तीसरे नंबर के साथ। ओके, सी जो है वो पहले नंबर के साथ, और डी जो है रिडोप्सिन, ठीक है ना, वो आपको दिखाएगा किसका, विजुअल पर्पल को। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा आपका, राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी। 71 के अंदर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन,
स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फूड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ओके। स्टैंडर्डाइज ऑफ फूड, ये जो डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन जो रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, तो कौन क्या रहता है उसको क्वालिटी, तो एगमार्क स्टैंडर्ड, इसको चेक करता है वो एगमार्क स्टैंडर्ड को, ठीक है। 1937 के अंदर जो है ये डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लागू किया गया था। एक स्टैंडर्डाइज फूड के लिए खाने के ऊपर जो है वो एक मार्क होना चाहिए, एक मार्क स्टैंडर्ड खाना होना चाहिए, वरना उसको अपन मार्केट के अंदर आप बेच नहीं सकते हो। तो उसके लिए क्या लिखा था उन्होंने, द एग मार्क स्टैंडर्ड लगाया था, और इसके अकॉर्डिंग ही उन सब फूड पार्टिकल्स जो मार्केट के अंदर बिक्री होते हैं उनके ऊपर ये मार्किंग होना बहुत ज़रूरी है। ओके, एग मार्क स्टैंडर्ड लगा हुआ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये लगभग आया था 1937 के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इन करेक्ट सीक्वेंस। ओके, डेमोग्राफिक साइकिल जो है वो एक करेक्ट सीक्वेंस के रूप में इसको अरेंज करना है। तो ये सीक्वेंस दे रखी है कि अर्ली एक्सपांडिंग, लो स्टेशनरी, डिक्लाइनिंग, लेट एक्सपांडिंग और हाई स्टेशनरी। तो इसको सीक्वेंस के रूप में अरेंज करना है कि पहले नंबर पे कौन से आएगी, दूसरे पे कौन से आएगी, तीसरे पे कौन से आएगी, चौथे पे कौन से आएगी, ऐसा। तो 73 में जो है सबसे पहले पहले जो आती है वो आती है हाई स्टेशनरी। पहला नंबर क्या आएगा, हाई स्टेशनरी, यानी पांचवा नंबर जो है पहले आएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दे रखा पांच, चलो ये ऑप्शन ए दे रखा ना। तो सबसे पहला आता है हाई स्टेशनरी, सेकंड में आता है अर्ली एक्सपांडिंग, थर्ड नंबर पे आता है लेट एक्सपांडिंग, फिर फोर्थ नंबर पे आता है आपका लो स्टेशनरी, और 5 नंबर पे आता है डिक्लाइन। ओके, 73 के अंदर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा जाएगा, ऑप्शन ए। सीक्वेंस के रूप में देखें तो क्या आएगा, सबसे पहले 5 नंबर पे क्या आ रहा है, हाई स्टेशनरी। ओके, क्या आ रहा है, हाई स्टेशनरी। सेकंड पर 1 नंबर पर अर्ली एक्सपांडिंग, सेकंड नंबर पर क्या आएगा, सीक्वेंस में देखें तो अर्ली एक्सपांडिंग, फिर आएगा आपके लेट एक्सपांडिंग, ठीक है, फिर आएगा आपके 2 नंबर पे क्या है, लो स्टेशनरी, क्या आएगा, लो स्टेशनरी, और लास्ट जो आएगा वो आएगा डिक्लाइनिंग, क्या आएगा, डिक्लाइनिंग। इस प्रकार से जो है इनकी सीक्वेंस रहती है। ओके, ये सीक्वेंस जो है रहेगी। तो इस प्रकार से सीक्वेंस में कौन सा आ रहा है, 5 1 4 2 3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा आ रहा है ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर ट्रू विद रेस्पेक्ट ऑफ पेरिडोंटल डिजीज। पेरिडोंटल डिजीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ओके, आइडेंटिफाई करना है कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है पेरिडोंटल। प्रेजेंस ऑफ क्लेफ्ट लिप्स, ओके, क्लेफ्ट लिप है तो पेरिडोंटल होने के चांसेस बिल्कुल होते हैं। ओके, ब्लीडिंग और स्वेलन गम्स, ये भी इसके लक्षण है। देखो, जिस पर्सन में क्लेफ्ट लिप वगैरह होते हैं तो उनके ओरल हाइजीनिंग वगैरह प्रॉपरली नहीं हो पाती है, ठीक है, इसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, और वहां पर पेरिडोंटल डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो ये होता है प्रेजेंस ऑफ क्लेफ्ट लिप, ये भी कारण हो सकता है। दूसरा, ब्लीडिंग और स्वेलन गम्स, ये भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ पॉकेट्स एंड लूजनिंग ऑफ टीथ, इस कंडीशन में टीथ जो है लूज हो जाते हैं। और ओरोडेंटल ट्रॉमा, ये देखने को नहीं मिलता है, बाकी तीनों चीजें देखने को मिलती है। तो 1 2 3, ओके, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 2 एंड 3 ओनली, 1 2 और 3 तीनों ही जो है इसके करेक्ट आंसर जाएंगे। ये सारे देखने को मिलते हैं, ये नहीं देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 74 के अंदर आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी। 74 के अंदर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन है केस कंट्रोल स्टडी एस्टिमेट। केस कंट्रोल स्टडी के अंदर अपन क्या एस्टिमेट करते हैं, केस कंट्रोल स्टडी क्या बताती है, ओनली ओड रेशियो को, ओड रेशियो एंड एट्रीब्यूटिक रिस्क को, या रिलेटिव रिस्क एंड एट्रीब्यूटिक रिस्क और ओनली रिलेटिव रिस्क, किसको डिनोट करती है। ओके, तो यहाँ पर हम देखें तो केस कंट्रोल स्टडी जो है वो हमेशा ओनली रिलेटिव रिस्क को जो है डिनोट करती है, और किसके बेस के ऊपर, ओड रेशियो के ऊपर करती है। किसके ऊपर, ओड रेशियो के अकॉर्डिंग जो अपन इसको निकालते हैं, और ये ओनली एस्टिमेट करती है आपके रिलेटिव रिस्क को, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो सही जाएगा आप। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, ये है a 2 years old baby is brought to you with the complaints of loose stool for 3 days। 3 दिन से उसको जो है डायरिया हो रहा है। ऑन एग्जामिनेशंस बेबी इज रेस्टलेस, एग्जामिनेशंस किया आपने तो बेबी रेस्टलेस दिख रहा है, इरिटेबल भी है।
ओके, स्किन पिंच गोज बैक स्लोली। ओके, स्किन अगर आप टारगेट चेक करते हो तो बिल्कुल स्लोली स्किन जो है वापस पिंच करने के बाद वापस अपनी कंडीशन में बहुत स्लोली आ रही है। एंड हैज सनकन आईज, आईज जो है वो बिल्कुल सनकन हो रखी है। व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे? तो ये कंडीशन किस में आती है? ये आती है सम डिहाइड्रेशन में। ओके, नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप होती है 3 प्रकार की। तो उनको अपन क्या कैटेगरी वाइज जो है अपन उसको ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं। तो ये कंडीशन जो आती है, ओके, तो इस कंडीशन के अंदर अगर रेस्टलेसनेस है, इरिटेबल है और स्किन पिंच जो होने के बाद स्लोली बैक होती है और साथ में सनकन आइज है, तो ये आता है सम डिहाइड्रेशन के अंदर। और इस कंडीशन को अपन जो है ट्रीट करते हैं वो कैटेगरी वाइज, एक कैटेगरी ए होती है, एक कैटेगरी बी होती है और कैटेगरी सी होती है। कैटेगरी ए के अंदर तो नॉर्मली मदर मिल्क के थ्रू ही प्रोवाइड कर देते हैं। अगर डिहाइड्रेशन ज्यादा है तो मदर मिल्क को बोलते हैं फीडिंग प्रॉपरली करवाओ और वो आ जाता है। और ऑप्शन बी कैटेगरी के अंदर क्या करते हैं अपन, ओआरएस वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन सी के अंदर फिर आपको हायर सेंटर पर जो है उस पर्सन को भेजना पड़ता है। इसके अंदर पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस रहता है, बिल्कुल पता ही नहीं है उसका। ओके, जो कॉन्शियसनेस बिल्कुल रहती नहीं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है बिल्कुल नहीं रहता है, अनकॉन्शियस पेशेंट रहता है और सीवियर डिहाइड्रेटेड रहता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है, पेशेंट जो है रेस्टलेसनेस तो है पर इरिटेबल भी है, ठीक है, अनकॉन्शियस नहीं है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, क्या प्रोवाइड करेंगे? डायग्नोस द बेबी हैविंग सम डिहाइड्रेशन एंड स्टार्ट ओआरएस। ओके, पहला जो ऑप्शन है वो राइट जाएगा कि ऐसे पर्सन के अंदर, इस बच्चे के अंदर अपन क्या करेंगे कि इस पर्सन को जो है, इस बच्चे को जो सम डिहाइड्रेशन है और ओआरएस तुरंत इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन से देखो, 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following is the indicator of prevalence of contraceptive practice in a community? Okay, which of the following is the indicator of, okay, प्रिवलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस के जो प्रिवलेंस है उसके अकॉर्डिंग कम्युनिटी में जो अपन कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें कौन कौन से इंडिकेटर जो है वो रहते हैं। देखो, क्या किस इंडिकेटर के थ्रू अपन पता लगाते हैं, ठीक है, कि कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस जो प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही, किसके थ्रू करते हैं? तो वो करते हैं अपन कपल प्रोटेक्शन रेट के थ्रू। किसके थ्रू करते हैं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कपल प्रोटेक्शन, सीपीआर के थ्रू। ओके, कम्युनिटी के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस जो है, प्रिवलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन कम्युनिटी, उसका इंडिकेटर क्या है? उसका इंडिकेटर है सीपीआर। ओके, प्रिवलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन कम्युनिटी, इसका इंडिकेटर क्या आता है? कपल प्रोटेक्शन रेट, सीपीआर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू प्लेग्रा। प्लेग्रा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ओके, कोई भी एक स्टेटमेंट जो है करेक्ट, बाकी नहीं। इट इज ड्यू टू पायरोडॉक्सिन डेफिशिएंसी, B6 की वजह से नहीं होता, ये B3 की वजह से होता है। ये नहीं होता, नियासिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? नियासिन की वजह से। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, अकर्स विथ डाइट चीफली ऑन मेज, बिल्कुल मेज की वजह से कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन राइट जाएगा आपके, अकर्स विथ डाइट चीफली ऑन मेज, बिल्कुल इसकी वजह से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस इसमें देखने को मिलता नहीं है और हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक वगैरह इसमें। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा जाएगा प्लेग्रा के लिए? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओके सेंटोक्रोम आर ट्रू एक्सेप्ट। ओके, ये आपके माला जो सहेली चलती है टेबलेट वगैरह कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर, उनके बारे में पूछा है। ये कैसी है? तो एक नॉन स्टेरॉइड नॉन हार्मोनल पिल्स है, बिल्कुल सही है। ओके, सारे के सारे सही है इसके बारे में। इसके बारे में सेंटोक्रोमन के बारे में सारी सारी चीजें सही है। तो ये कैसी है? नॉन स्टेरॉइड और नॉन हार्मोनल पिल्स है। मार्केट में ये सहेली के नाम से मिलती है, बिल्कुल। इसको डेवलप बाय द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, बिल्कुल उसी ने बनाया था। और अवेलेबल इन द मार्केट एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर टेबलेट। 5 रुपए की रेट का तो एग्जैक्ट पता नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है गलत लग रहा है। ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बिल्कुल फ्री में मिलती है, ठीक है ना। तो ये जो है रेट का एक्चुअल पता नहीं है, ठीक है, हो सकता है मार्केट के अंदर इसकी रेट क्या है। ओके, बाकी सारे जो इसके स्टेटमेंट है वो सारे सही है। ये एक नॉन स्टेरॉइड और नॉन हार्मोनल पिल्स है और ये सहेली के नाम से मार्केट के अंदर चलती है। और इसको बनाने वाला जो है लखनऊ के अंदर बनाया था, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा जिसको डेवलप किया गया है। तो ये तीनों सही है, ये गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जाएगा। कौन सा जाएगा? एक्सेप्ट पूछा है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन।
80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के बारे में, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। ओके, तो मोस्ट कॉमन अर्बोवायरल इन्फेक्शन, बिल्कुल ये अर्बोवायरल इन्फेक्शन होता है। इंसिडेंस ऑफ डेंगू आर डिक्रीजिंग इन इंडिया इन द लास्ट 2 to 3 डिकेड्स, डिक्रीज तो बिल्कुल नहीं हुआ, डेंगू तो है। कैन बी बोथ एपिडेमिक एंड एंडेमिक, बिल्कुल है। और कैन सर्वाइव इन एम्बिएंट टेम्परेचर, बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा, चौथा कौन सा है, वो ऑप्शन आपका सही जाएगा। 80 के अंदर आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, तो इसमें कौन कौन से करेक्ट ट्रू है, तो ये आपका ट्रू है, और ये भी जो है इंसिडेंस ऑफ डेंगू जो एपिडेमिक और ये है, और चौथा जो है ये, तो ये 3 सेंटेंस जो सही है ये गलत है। ठीक है, इसके बारे में अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया के अंदर इसके केसेस जो है वो डिकेड हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट 2 to 3 डिकेड से इसके केसेस जो है वो इंसिडेंस जो है कम देखने मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो ये तीनों जो है राइट आंसर, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग महिला स्वास्थ्य संघ मीटिंग एवरी वीक बाय आंगनवाड़ी वर्कर इन अ विलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ conducting Mahila Swasthya Sangh meeting every week by Anganwadi worker in a village. Okay, enhance interpersonal communications, discuss breastfeeding, discuss general household problem, discuss anemia. Okay, इन सब के बारे में, किसके बारे में, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग महिला स्वास्थ्य संघ मीटिंग। ओके, महिला स्वास्थ्य संघ मीटिंग एवरी वीक ऑफ आंगनवाड़ी के अंदर की, आंगनवाड़ी के अंदर जो की जाती है विलेज के अंदर, तो इनमें से कौन सा उसका पर्पज नहीं है कि भाई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करती है, और डिस्कस अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया जाता है, डिस्कस जनरल हाउस होल्ड प्रॉब्लम के बारे में बताया जाता है, डिस्कस अबाउट एनीमिया इनके बारे में बताया जाता है, कौन सा नहीं है, कौन सा इसका पर्पज नहीं है। 81 नंबर, तो इसमें जो ऑप्शन सी है, ओके, डिस्कस जनरल हाउस होल्ड प्रॉब्लम, इनके बारे में नहीं बताया जाता है। बाकी सारी चीज़ों के बारे में बताया कि आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैसे करना है, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह कैसे करवानी है, उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। ओके, और डिस्कशन अबाउट एनीमिक, एनीमिया फीमेल वगैरह वहाँ पर कितनी है, क्या है, उनके बारे में जो डिस्कशन किया जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। हाउस होल्ड, जनरल हाउस होल्ड प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया जाता है आंगनवाड़ी के अंदर। महिला स्वास्थ्य संघ जो मीटिंग रहती है आंगनवाड़ी में, उसमें ये चीज़ प्रॉब्लम का जिक्र नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी को छोड़कर, ठीक है, बाकी सारे जो है इसके पर्पज़ है, ऑप्शन सी जो है इसका पर्पज़ नहीं है। महिला स्वास्थ्य संघ का ये पर्पज़, मीटिंग का ये पर्पज़ नहीं है कि डिस्कस जनरल हाउस होल्ड प्रॉब्लम को डिस्कस वहाँ पर नहीं किया जाता, बाकी सारी प्रॉब्लम को डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट है वाइटल लेयर इन स्लो सैंड फिल्टर इज ऑफ। ओके, स्लो सैंड फिल्टर जो है उसकी वाइटल लेयर को अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्मूथ डेके। क्या बोलते हैं, स्मूथ डेके। स्मूथ डेके जो है इसको अपन वाटर स्लो सैंड फिल्टर कहते हैं। इसको क्या है, वाइटल लेयर ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। ओके, स्लो सैंड, सैंड के थ्रू जो पानी को प्यूरिफिकेशन करने के लिए फिल्टर बनाया जाता है, उस वाइटल लेयर का नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्मूथ डेके। क्या बोलते हैं, स्मूथ डेके। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट कैन रिड्यूस द चांस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट, फॉलिक एसिड, कौन सा लेते हैं, फॉलिक एसिड। ओके, विटामिन के, विटामिन डी, B12 और फॉलिक एसिड, तो फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फॉलिक एसिड जो है अपन प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह नहीं। ओके, एंटीडी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस की तरफ। 84 नंबर क्वेश्चंस। 84 नंबर क्वेश्चंस क्या है, देखो स्टैंडर्ड मेडिकेशन प्रोडक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड ऑल एक्सेप्ट। ओके, स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोडक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड। ओके, कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट वो स्टैंडर्ड है या नहीं, ओके, उसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सारे के सारे कंटेंट उसके सही है, एक को छोड़कर। एग्जामिनिंग द पैकेजिंग फॉर कंडीशन और स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, बिल्कुल, जो पैकेज आया है उसकी कंडीशन को अपन चेक करते हैं, उसके स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं, उसको चेक करते हैं। चेकिंग द मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी डेट, बिल्कुल, कोई भी मेडिकेशन आई है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसको चेक करते हैं। मेडिसिन शुड नॉट बी डिस्कलर्ड, डिस्कार्डेड और शुड हैव अनयूजुअल स्मेल। मेडिकेशन जो है वो डिस्कलर तो नहीं दिख रही है, डिस्कार्डेड की हुई तो नहीं है,
और अनयूजुअल स्मेल वगैरह नहीं आ रही, ये भी चेक करते हैं। इफ फार्मासिस्ट हैज गिवन, नो नीड टू चेक। फार्मासिस्ट ने अगर आपको दी है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल गलत है। अगर फार्मासिस्ट भी देता है फिर भी आपको चेक करना है। इसको छोड़कर बाकी सारे के सारे जो है वो एकदम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है। ओके, और बाकी सारे के सारे जो है अपन आइडेंटिफाई करते हैं एक मेडिकल प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, ये जो है उन्होंने गलत बोला है कि अगर फार्मासिस्ट ने आपको दे दी उसके बाद चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल चेक करना ही चाहिए। फार्मासिस्ट ने दी फिर भी अपने एक बार चेक करते हैं, तो इसको छोड़कर बाकी सारे सही है। ओके, ये गलत लिखा है। ओके, चलो नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, विच इज नॉट अ फीचर्स ऑफ सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक का इनमें से कौन सा फीचर्स नहीं है? यूज फॉर पर्सनल एंड स्मॉल पब्लिक यूज के लिए करते हैं। वाटर टाइट कंपार्टमेंट, बिल्कुल इसके अंदर सेप्टिक टैंक में होता है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट रहता है। और यूज वेयर वाटर सप्लाई, जहां पर यूज करते हैं वहां पर वाटर सप्लाई एडुकेट है। यूज वेयर पब्लिक सीवेज सिस्टम इज एडुकेट, जहां पर सिस्टम एडुकेट है वो। यूज फॉर पर्सनल स्मॉल यूज, ये मेरे को थोड़ा सा लग रहा है ये नहीं होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर जाएगा 85 के अंदर। कौन सा जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, फिर भी आंसर फाइनल आने के बाद अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 86 पूछ रहा है, लेदरिज्म ड्यू टू एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ केसरी दाल कैन बी प्रिवेंटेड बाय विच मेथड। ओके, लेदरिज्म जो है वो मेनली केसरी दाल का अगर एक्सेसिव कंजप्शन अपन करते हैं तो उसकी वजह से लेदरिज्म की कंडीशन डेवलप होती है। उसको हम कैसे प्रिवेंटेड कर सकते हैं, किस मेथड के थ्रू? हीटिंग करके, सोकिंग करके, फिल्ट्रेशन करके, या पर बॉइलिंग करके? तो सोकिंग क्या करते हैं, कौन से मेथड? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सोकिंग के थ्रू केसरी दाल को अपन सोकिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो उसके ऊपर एक्सेसिव जो चीजें हैं जिसकी वजह से लेदरिज्म होने के चांसेस रहते हैं वो कम हो जाएंगे और उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए हमेशा क्या करते हैं, इसको शॉक करके रखते हैं। ओके, तो शॉकिंग की वजह से कम किया जा सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 86 का क्या जाएगा? बी। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सार्कोमियर। ओके, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स, ओके, दैट इज सार्कोमियर। 87 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, जीरोफ्थेलिमिया इज सीन ड्यू टू कंजेनिटल एनोमली थे, विटामिन ए डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, आयोडीन डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी है। 88 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा है? 88 में ऑप्शन बी है, जिसके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जीरोफ्थेलिमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 नंबर क्वेश्चन, द फोर मेन कंपोनेंट ऑफ IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस स्ट्रेटेजी आर। ओके, तो फोर मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं IMNCI के अकॉर्डिंग? IMNCI ने जो फोर मेन कंपोनेंट दिए हैं उनके अंदर एक तो क्या होता है कि जो भी हेल्थ स्टाफ होता है वो हमेशा इम्प्रूविंग केयर मैनेजमेंट स्किल उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इम्प्रूविंग हमेशा जो आपका हेल्थ केयर स्टाफ है उसको हमेशा केयर मैनेजमेंट की जो स्किल है वो हमेशा इम्प्रूव होनी चाहिए। इम्प्रूविंग हेल्थ ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन, ये नहीं है। इम्प्रूविंग फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस, बिल्कुल ये भी IMNC के अकॉर्डिंग आता है कि कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस और फैमिली प्रैक्टिस जो है उनको इम्प्रूव करना है। कोऑर्डिनेशन विद द अदर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना है। और तीसरा, इम्प्रूविंग ऑल ओवर हेल्थ सिस्टम, और ओवर हेल्थ सिस्टम को जो है इम्प्रूव करना है। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो चार कंपोनेंट है वो सही है, एक को छोड़कर? तो इसमें सेकंड नंबर जो है वो नहीं है। 1 3 4 5 कौन कौन से हैं? 1 3 4 5। 89 नंबर क्वेश्चन, 89 में कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 1 3 4 5 कौन से ऑप्शन आ रहे हैं? 1 3 4 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा जाएगा आपका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के रेगुलेशन के लिए इनमें से कौन इन्वॉल्व है? तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है मेडुला, बिल्कुल मेडुला ऑब्लिगेंटा के अंदर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन पॉन्स, न्यूमोटैक्सिक पॉन्स में होता है। और कीमोसेंसिटिव एरिया एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर एंड रिसेप्शन एसोसिएटेड विद आयोटिक आर्च एंड कॉरिडोर आर्टरी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर है आपका? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चंस में। 91 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच करना है। ओके, यहाँ पर डस्टबिन दे रखी है और यहाँ टाइप ऑफ वेस्ट
इसमें क्या डालते हैं? येलो डस्ट में क्या डालते हैं? एक्सपायरी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। तो पहले का जो है तीसरा, येलो डस्टबिन में क्या है? एक्सपायरी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को डालते हैं। रेड डस्टबिन में तो यहाँ पर प्लास्टिक वगैरह की चीजें होती है, तो कैथेटर वगैरह आएगा। सेकंड का बी का कौन सा? फोर्थ। व्हाइट डस्टबिन में क्या करते हैं? पंचर प्रूफ कंटेनर था, स्कार्बल वगैरह ये डालेंगे। और ब्लू में क्या करते हैं? एमप्यूस वगैरह डालते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये करेक्ट आ गया। तो आपको देखना पहले के साथ कौन सा? थर्ड नंबर। पहले के साथ थर्ड नंबर कौन सा जुड़ रहा है? ये वाला। दूसरे के साथ चौथा नंबर, तीसरे के साथ पहला नंबर, और चौथे के साथ सेकंड नंबर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 91 में कौन सा जाएगा आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज? कोरोनरी आर्टरी जो डिजीज है उसमें निम्न में से कौन सा सेंटेंस जो इससे रिलेटेड नहीं है? ओके, तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल इन द वेसल सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट, बिल्कुल। हार्ट को जो सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स उसके अंदर या कैल्शियम या फैट या कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो जाता है, जिसके कारण क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है नेरोइंग ऑफ आर्टेरियल ल्यूमेन। आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो नेरो होने की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं होगी, उसकी वजह से डिजीज होती है, बिल्कुल सही है। कंजेशन ऑफ लंग्स, कंजेशन ऑफ लंग्स नहीं होगा, इसको छोड़ दो। तो ऑप्शन डी जो है इससे रिलेटेड नहीं है, बाकी सारे इससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज एक्सेप्ट। ओके, सारे के सारे जो है मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के, एक को छोड़कर। हाई ब्लड प्रेशर, जेनेटिक फैक्टर, ओबेसिटी और स्ट्रेस। ओके, एक को छोड़कर बाकी सारे सारे। तो अपन ओबेसिटी को कम कर सकते हैं, स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं, ये तो जेनेटिक फैक्टर को अपन चेंज नहीं कर सकते, तो वो फैक्टर जो चेंज नहीं हो सकते हैं। ओके, तो वो कौन सा है? जेनेटिक फैक्टर है। कौन सा है? जेनेटिक फैक्टर। ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज एक्सेप्ट, एक को छोड़कर। तो ये नॉन मॉडिफाइबल है, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे मॉडिफाइबल है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जाएगा। कौन सा जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, बाकी मॉडिफाइबल है। ओबेसिटी को आप कम कर सकते हैं, स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको कम। ओके, मॉडिफाइबल। तो 93 में जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन। नाइन्टी फोर नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन रेस्पेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हाइपरटेंशन के लिए सही है? देखिए, नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर आर, ओके, ये वो रिस्क फैक्टर जो चेंज नहीं हो सकते, एज चेंज नहीं हो सकती, सेक्स भी चेंज नहीं हो सकता, जेनेटिक फैक्टर भी चेंज नहीं हो सकता, एथनिसिटी, बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर फैक्टर आर ओबेसिटी, इसको ये भी हो सकता है कम, ये मॉडिफिएबल, इनको हम कर सकते हैं। साल्ट इंटेक, डाइट के अंदर साल्ट इंटेक को हम मेंटेन कर सकते हैं, सैचुरेटेड फैट लिमिट मात्रा में ले सकते हैं, डाइटरी फाइबर्स वगैरह ज़्यादा ले सकते हैं, और स्ट्रेस वगैरह कम। तो ये सारी चीज़ें, ये दोनों करेक्ट है। हाइपरटेंशन इज एन आइसबर्ग डिजीज, तो ये भी एक राइट आंसर है। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों ही जो है 94 के अंदर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी, तीनों ही राइट आंसर है, तीनों ही करेक्ट है। ओके, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में ये आते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में ये आते हैं, और ये एक प्रकार का आइसबर्ग डिजीज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, क्लिनिकल केसेस को प्रेजेंट करता है हाइपरटेंशन। ओके, तो 94 में तीनों ही राइट आंसर जाएंगे। नेक्स्ट, अब हम देखें 95 नंबर क्वेश्चन। यू वेंट टू अ वेडिंग, a non-relative of yours suddenly collapsed and become unconscious. What is the first step you would do as a healthcare professional? ओके, आप एक शादी में गए हो, वहां पर आपका कोई रिलेटिव है, वो अचानक से कोलाप्स हो गया है और अनकॉन्शियस हो गया है, तो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा? कॉल फॉर हेल्प या इमरजेंसी नंबर पर पहले कॉल करोगे, एयरवे ओपन करोगे, चेक फॉर रेस्पॉन्सिवनेस, चेक फॉर ब्रीथ, और ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, अपन किसी भी पेशेंट जो अनकॉन्शियस वगैरह है, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं? अब जो अभी नए न्यू रूल्स और रेगुलेशन है उसके अंदर सबसे पहले कंप्रेशन आता है, ब्रीदिंग पहले नहीं आता। पहले ब्रीदिंग अपन करते थे, ठीक है, अभी क्या आता है? कंप्रेशन आता है। ओके, कंप्रेशन ब्रीदिंग एंड एयरवे, ऐसा CBA, कंप्रेशन ब्रीदिंग एंड एयरवे देखते हैं, पर यहाँ पर कंप्रेशन दे नहीं रखा है, ठीक है। सेकंड है ब्रीदिंग, पर यहाँ पर सेकंड नंबर अपन क्या है, इस कंडीशन को देखते हुए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन करेंगे कॉल फॉर हेल्प, हेल्प के लिए जो है सबसे पहले कॉल कर देंगे, बाकी चीज़ें फिर अपन अटेंड करना शुरू कर देते हैं। तो कॉल फॉर हेल्प करेंगे इमरजेंसी नंबर पर, और साथ में जो है आप फिर उसको रिस्पॉन्स वगैरह चेक करोगे,
ब्रीदिंग प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं हो रही है, ब्रीदिंग को देखोगे, फिर जो है उसको कंप्रेस करेंगे, फिर ब्रीदिंग देखेंगे, फिर एयरवे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट एड इन केस ऑफ स्नेक बाइट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। स्नेक बाइट के केस में फर्स्ट एड क्या है, एक को छोड़कर। ओके, सारे के सारे जो अपन इंक्लूड करते हैं एक्सेप्ट। ओके, रीअश्योर पेशेंट। ओके, पेशेंट को रीअश्योर करना है कि 70% ऑफ ऑल स्नेक्स आर फ्रॉम नॉन वेनेमस स्पीसीज। पेशेंट को अश्योर कर देना है कि लगभग जितने भी स्नेक बाइट होती है उसमें से 70% जो होते हैं वो नॉन वेनेमस होते हैं। ओके, 30% ही वेनेमस होते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, दूसरा, सर्च ऑफ लोकल पॉपुलर स्नेक चार्म। ठीक है ना, सफेरे को ढूंढेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सफेरा ढूंढने जाओगे या पेशेंट को बचाना, तो ये काम तो अपने को नहीं करना। सफेरा ढूंढने कहाँ जाओगे इस टाइम। सर्च फॉर लोकल पॉपुलर स्नेक। दूसरा, इमोबिलाइज आर्म। आर्म को कम से कम मोबिलाइज करना, बिल्कुल ये ध्यान रखना है। इमोबिलाइज करना है उस आर्म को जहां पर उसने काटा है। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट द पेशेंट टू मेडिकल फैसिलिटी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पेशेंट को कहाँ ट्रांसफर करना है, मेडिकल फैसिलिटी के रूप में ट्रांसफर करवाना है। तो ये तीनों चीजें सही है, ये गलत है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सी चीज जो इंक्लूड नहीं करते, तो ये नहीं करते स्नेक बाइट वाले, कि भाई उसको तो काटा और आप सफेरे को ढूंढने जा रहे हो, है ना। सफेरे को ढूंढ के लाओगे तब तक तो पता नहीं पेशेंट की क्या हालत हो जाती। तो सबसे पहले पेशेंट को रीअश्योर करना है कि जो भी स्नेक बाइट हो रही है उसमें से 70% नॉन वेनेमस होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा है, इमीडिएट आपको क्या करना है, मेडिकल फैसिलिटी के लिए जो है अवेलेबिलिटी, जो भी अवेलेबिलिटी है, या तो 108 को कॉल करके बुलाओ या फिर वहां पर जो अवेलेबिलिटी है उसके थ्रू उनको पहुंचाएं। और जिस जगह पर काटा है उस आर्म को जो है इमोबिलाइज करना है, एक्टिविटी ज्यादा नहीं करवानी, क्योंकि एक्टिविटी ज्यादा करेगा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जहर जो है वो ज्यादा बॉडी में अंदर फैलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी है। तो 96 के अंदर जो है ये एक्सेप्ट, इसको छोड़कर ऑप्शन बी सही जाएगा। ओके, बाकी सारे जो है फर्स्ट एड मैनेजमेंट अपन करते हैं। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन है कि लिस्ट फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच करना है। ओके, इसमें क्या देखा, कोल डस्ट। कोल डस्ट की वजह से क्या होता है, तो एंथ्रेकोसिस। क्या होता है, एंथ्रेकोसिस। ओके, तो पहले का जो है ऑप्शन क्या जाएगा आपका, पहला कोल डस्ट के साथ 3 नंबर। नेक्स्ट है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस से क्या होता है, ओके, ये किस प्रकार की कंडीशन को डेवलप करता है। ओके, तो ये करता है आपके लंग्स कैंसर को, है ना। कौन से कंडीशन को, लंग्स कैंसर को। आयरन की वजह से क्या होता है, सिडोसिस, साइडोसिस। और एरोमेटिक की वजह से ब्लैडर। अब मैच कर लो, पहले के साथ कौन सा मैच हो रहा है, तीसरा। पहले के साथ कौन सा मैच, तीसरा। दूसरे के साथ कौन सा मैच हो रहा है, सेकंड नंबर के साथ पहला। सेकंड नंबर के साथ क्या हो रहा है, पहला। आयरन तीसरे नंबर के साथ क्या मैच हो रहा है, सेकंड नंबर। ओके, और लास्ट में क्या हो रहा है, चौथे के साथ चौथा। तो ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर। 97 के अंदर क्या जाएगा आपका, ए। ओके, इस प्रकार से ही मैच हो रहे हैं, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम, देखो मैच ही करना है। मैच द फॉलोइंग फॉर एसटीआई और आरटीआई किट्स। एसटीआई और आरटीआई किट्स को जो है मैच करना है। अगर किट नंबर 1 होती है वो किस कलर की होती है, किट नंबर 1, तो किट नंबर 1 जो है वो आपके रहती है, किट नंबर 1 जो है वो कैसे करके, ग्रे कलर की। किट नंबर 1 ग्रे कलर की होती है और यूरेथ्रल डिस्चार्ज के लिए होती है। तो पहले का चौथा, किट नंबर 1 ग्रे कलर की और यूरेथ्रल डिस्चार्ज की। किट नंबर 2, किट नंबर 2 कौन सी है, किट नंबर 2 है वो ग्रीन कलर की होती है और वजेनाइटिस के लिए होती है। कौन सी होती है, ग्रीन कलर की, और किसके लिए, वेजेनाइटिस। किट नंबर 3, ओके, किट नंबर 3 कौन सी है, तो किट नंबर 3 का कौन सी, व्हाइट कलर की होती है और जेनेटल अल्सर के लिए होती है। और लास्ट जो है किट नंबर 6 जो है वो होती है येलो कलर की, और किसके लिए, एब्डोमिनल पेन के लिए रहती है। किसके लिए, एब्डोमिनल पेन के लिए। इस प्रकार से मैच करना। तो ऐसा मैच कौन सा आ रहा था, ऑप्शन सी के साथ। किट नंबर फर्स्ट किसके साथ, चौथे नंबर के साथ हो रही है ना। और सेकंड नंबर किसके साथ, तीसरे नंबर के साथ हो रही है। ठीक है, सी किसके साथ हो रहा है, तो ये थर्ड नंबर के साथ हो रहा है, तो सॉरी फर्स्ट नंबर के साथ हो रहा है। और लास्ट वाली किसके साथ हो रही है, लास्ट जो है डी जो है सेकंड नंबर के साथ हो रही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा जाएगा आपका ऑप्शन, 98 के अंदर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ग्रीन किट, ग्रे कलर की फर्स्ट किट जो होती है वो ग्रे कलर की होती है और यूरेथ्रल डिस्चार्ज के लिए होती है, उसको किट फर्स्ट बोलते हैं एसटीआई में। ठीक है, और सेकंड जो किट है
वो किस कलर की होती हैं? ये कलर होती है आपको ग्रीन कलर की होती है और वेजिनाइटिस के लिए होती है। किट नंबर 3 जो है वो होती है किसकी? वाइट व्हाइट कलर की होती हैं जेनाइटल अल्सर के लिए, और किट 6 जो है वो येलो कलर की होती है लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए। इस प्रकार से अपन जो है इनका, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफाइंड एडोलेसेंट एज अ पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ। WHO के अकॉर्डिंग एडोलेसेंट ग्रुप कौन सी एज वाले पर्सन को कहते हैं? तो 10 से लेकर 19 साल तक, WHO ने 10 से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनको एडोलेसेंट के अंदर काउंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू WHO। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टेस्टिंग किट्स फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी अवेलेबल एट सब सेंटर इज कॉल्ड। सब सेंटर के ऊपर जो प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए जो किट रहते हैं, ओके, उस किट का नाम क्या है? निश्चय, निक्षय, MP कार्ड और MCP कार्ड। तो उसका नाम है निश्चय। क्या नाम है? निश्चय। निश्चय जो है निश्चय नाम से रहती है निश्चय, और निश्चय जो है वो आपका क्या है? प्रेगनेंसी अपन डिटेक्ट करते हैं उसके थ्रू, और प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए ये वाले जो किट यूज किए जाते हैं जिसको बोलते हैं। नेक्से जो है टीबी में यूज होता है। किसमें? टीबी। नेक्से क्या है? टीबी के लिए प्रोग्राम है नेक्से। और निश्चय जो है वो प्रेगनेंसी किट है, डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। निश्चय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, आई थिंक, आई होप हमने जो आपको सॉल्यूशन दिए हैं, ओके, इस CHO एग्जाम से रिलेटेड आप सबको आई होप काफ़ी मदद मिलेगी इससे। और हालांकि हम ये 100% श्योर के साथ आपको नहीं कह रहे हैं, फिर भी हमने अपनी तरफ से लगभग पूरी कोशिश की है। हमने अपना 100% में दिया है कि एकदम करेक्ट आंसर निकालने की कोशिश की है। फिर भी जो फाइनल आंसर जो है वो जो एग्जामिनेशन बोर्ड जो आंसर की निकालेगा उसी को माना जाएगा। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप फाइनल आंसर मानोगे। पर हमने अपनी मैक्सिमम कोशिश करके जो है आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देने का हमने ट्राई किया है, एक्यूरेट आंसर देने का हमने ट्राई किया है। बाकी फाइनल आंसर के आने के बाद आपको एक्यूरेट आपका जो है परफॉर्मेंस पता लग जाएगा। और काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस, बहुत लेंदी क्वेश्चंस है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी टाइम भी 100 क्वेश्चंस है, पर टाइम काफ़ी कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैचिंग वाले और मल्टीपल ऑप्शन बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी कंज्यूमिंग टाइम रखता है। आई होप आप सबका काफ़ी अच्छा पेपर गया होगा और आप जल्द से जल्द इसमें सेलेक्ट हो, हम यही आशा करते हैं। और साथ में हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम जो हमारा यूट्यूब चैनल है वाइटल नर्सिंग अकेडमी के अंदर, अगर इस चैनल से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, यहाँ पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि अगला कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। क्योंकि इस YouTube चैनल के ऊपर हम काफ़ी सारे वीडियोस जो है अब आगे आने वाले टाइम में हम रखने वाले हैं, जिसमें आपके DSSB और नॉट वगैरह की जो वैकेंसीज आई हैं उनसे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्यूशन करवाएंगे। और दूसरी जो है आपकी ESIC या रेलवे से रिलेटेड, अभी हालांकि ESIC का कोई कंफर्मेशन नोटिफिकेशन नहीं आया है, न ही उसकी वेबसाइट के ऊपर दे रखा है, और फिर भी बीच में कुछ एक नोटिफिकेशन घूम रहा था। हालांकि मैं उसको कंफर्म नहीं कहूँगा जब तक आप उसकी साइट के ऊपर, उसकी वेबसाइट के ऊपर जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक अपन उसको कंफर्मेशन नहीं कहेंगे। तो हालांकि बीच में घूम रहा था, हो सकता है कुछ भ्रामक गतिविधियां बहुत सारे लोग करते हैं, तो उनकी वजह से भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। पर आप अभी अपने, जब तक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं आता तब तक हम आपको उसके बारे में जानकारी नहीं दे सकते। फिर भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। और नॉर्सेट के लिए, ESIC के लिए, DSSP के लिए हमारे वाइटल नर्सिंग अकेडमी की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वहाँ पर सारे कोर्सेज जो है अवेलेबल है, आप ज्वाइन करके वहाँ से अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ में अगर यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जुड़ना चाहते हैं तो नए जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं और जो जुड़े हुए हैं पहले से, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप के अंदर शेयर करके आप इस स्टडी को जो है दूसरे लड़कों के साथ भी शेयर कीजिए। और जो भी नए कैंडिडेट्स के साथ जुड़े, चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, हमारे लिए एक डोज का, मेडिसिन की तरह एक डोज का काम करता है, जिससे हमारा एक मोटिवेशन मिलता है। और हम जो है उसके मोटिवेशन के थ्रू ही आपको जो है एक अच्छी से अच्छी क्लास जो है वो हम दे पाते हैं। हमारा एक इवोल्यूशन यही है कि आप जितने ज़्यादा हमारे इस वीडियो के ऊपर लाइक, कमेंट वगैरह करते हैं और सब्सक्रिप्शन करते हैं, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हमारा वीडियो काफ़ी लोग देख रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है, और उससे हमारा मोटिवेशन मिलता है, और हम उसमें और ज़्यादा सुधार, कोई भी चीज़ें अगर होती है
उसके बारे में हम सुधार करने की कोशिश करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। साथ में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि हमारा वाइटल नर्सिंग अकेडमी का एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पर हमने आपको बता दें कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो है एक क्विज़ कॉम्पिटिशन जो है रखा हुआ है वहाँ पर। डेली के हम रात को 9 बजे जो है वहाँ पर क्विज़ जो है हम रखते हैं। 100 एमसीक्यूज़ की रहती है लगभग, और आपको एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लगभग 30 सेकंड और या 45 सेकंड का टाइम मिलता है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। उस लिंक के ऊपर जाना और उस लिंक के ऊपर जाकर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे उस डायरेक्ट क्विज का जो चैनल है उसके साथ आप जुड़ सकते हो, और डेली जो है आप इस क्विज को जो है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आप क्विज दे सकते हो। ओके, तो हम डेली 9 बजे, डेली की डेली 9 बजे जो है ये क्विज स्टार्ट कर दी जाती है। 100 क्वेश्चंस के आसपास हम रखते हैं। ओके, कई बार 150 क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो ये जो पैटर्न रहेगा आपके, जब तक ये नॉट सेट और डीएसएसबी वगैरह इनके एग्जाम आएंगे तब तक। तो हमारे उस टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। वहाँ पर भी आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और वहाँ पर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो क्विज वगैरह है उनको अटेंड करके आप अपना नॉलेज जो है असेस कर सकते हैं। ओके, तो ज़रूर हमारे इस यूट्यूब चैनल को और इन सबको जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। इतना ही करना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट, आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहे और आप तैयारी करते रहें। इसी आशा के साथ ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।